अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, फैसलाबाद का दर्जा हरारत दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है और ठंडी सुहानी शामें और ठंडी ठंडी सुबह जो है वो मूड को खुशगवार कर देती है, लेकिन स्मोक का राज जो है वो शहर पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से परेशानी भी अब हल्की फुल्की दिखाई देती है शहरियों के चेहरों पे। तो आज का मौसम कैसा रहेगा फैसलाबाद का, देखते हैं टुडेज वेदर में। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद होंगे। रमजान, बताइएगा शहर फैसलाबाद का मौसम आज कैसा रहेगा? जी हनान, आज का मौसम भी जो है वो गुज़िश्ता कई रोज़ जैसा ही है, लेकिन रात में खुनकी में इजाफा नजर आ रहा है। रात का दर्जा हरारत जो है वो तेजी से गिर रहा है। तो हम दिन भर का दर्जा हरारत जो है वो 30 के लगभग दिखाई दे रहा है। रात में दर्जा हरारत जो है वो 12 से 13 या 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टिका हुआ है, जिस वजह से रात में खुनकी महसूस होती है। रात का मौसम जो है वो ठंडक भरा है और आने वाले दिनों में ये ठंड जो है वो मजीद बढ़ने वाली है और दिन के दर्जा हरारत में भी जो है आने वाले दिनों में कमी वाक़ई होगी और फिल वक्त जो है वो दर्जा हरारत 30-31 के दरमियान नज़र आ रहा है। और ये भी नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तेज़ी से जो है वो मौसम में खुनकी आ रही है, अगर एक भी बारिश हो जाती है तो सर्दी में इजाफा होगा। ताहम खुश्क सर्दी जो है वो इंसानी सेहत को फिल वक्त मुतासर कर सकती है। एक तरफ स्मोक है, कोरोना है, ये सारे खदशात जो हैं वो फैसलाबादियों के सर पर मंडला रहे हैं, लेकिन फिल वक्त सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा 13 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब वही है जो पिछले 2 से 3 हफ्तों से है, तकरीबन 70 से 75% के दरमियान टिका हुआ है। बाद दोपहर नमी कम हो जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम कदरे कम गर्म, मुतदिल और खुश्क रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप शहर फैसलाबाद के मौसम के अहवाल को बता रहे थे। जनाब, कोरोना वायरस की बात की जाए तो सेकंड लेयर जो है वो कोरोना की वजह से लोगों के अंदर अब खौफ पाया जा रहा है, लेकिन खौफ उस तरह से नहीं पाया जा रहा है जैसे पहली लेयर के अंदर था। और शहरी जो हैं इस हवाले से काफी परेशान थे। उनका कहना था कि अगर दोबारा लॉकडाउन होता है तो उसकी वजह से कौन से ऐसे मसाइल होंगे जिनका सामना करना पड़ेगा, और अगर तालीमी अदारे बंद होते हैं तो बच्चों का जो तालीमी निज़ाम है वो किस हद तक डिस्टर्ब होगा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दे रखी है। रमजान हमारे साथ अज़ादार हुसैन मौजूद हैं, तो अज़ादार से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अज़ादार, ये भी कहा जा रहा है कुछ हॉस्टल्स भी बंद किए जाएंगे और महकमा सेहत इस चीज को लेकर काफी संजीदा है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हनान, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस की जो है वो दूसरी लहर देखने में नजर आ रही है और सिलसिले में हुकूमत पंजाब मुतहरक है। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ की ट्रेनिंग का अमल भी हुकूमत की जानिब से वो शुरू करवा दिया गया है। और अगर हम गुज़िश्ता माह को देखें और मौजूदा सूरत हाल को देखें तो अब इसकी कोरोना की जो तादाद है केसेस की उसमें इजाफा देखने में नजर आ रहा है। फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसे पंजाब मेडिकल कॉलेज भी कहा जाता है, यहाँ पे तकरीबन 10 से ज़ायद जो स्टूडेंट्स हैं वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस के। इसमें सबसे ज़्यादा जो फैसलाबाद पंजाब मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और इसके अलावा फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्लासेस जहाँ पे तलबा तालीम हासिल कर रहे थे वहाँ से रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि कुछ तलबा ऐसे हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपने घर आते और जाते हैं। कुछ तलबा ऐसे हैं जो कि दीगर शहरों से हैं मगर उन्हें जो रिहाइश है वो PMC हॉस्टल में दी गई है। अब हुआ यह कि जब केसेस बढ़ने शुरू हुए तो 5 केसेस के वाले से कहा गया कि अगर 5 केस कहीं भी रिपोर्ट होते हैं तो उस इलाके को, उस महकमे को जो है वो वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन या उससे जो है वो सील कर दिया जाए। अब इस सिलसिले में महकमा सेहत की जानिब से आज से तकरीबन कोई 8 से 10 रोज़ कबल एक ख़त लिखा गया था फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को, जिसमें यह कहा गया था कि आप फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो क्लासेस हैं जहाँ से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो उन्हें जो है वो 12 रोज़ के लिए सील किया जाए। और इसके साथ साथ PMC जो हॉस्टल है जहाँ पे स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स हो रहे हैं कोरोना के, तो उन हॉस्टल को भी जो है वो सील किया जाए। आज 8 से 10 रोज़ हो चुके हैं मगर अभी तक इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो हमें कहीं भी देखने पे नजर नहीं आ रहा। अच्छा अज़ादार, ये बताइएगा, स्कूलों के अंदर स्क्रीनिंग की गई थी, उसमें कोरोना के टेस्ट किए गए तो रेंडमली किए गए थे, क्या इस जो टीचिंग हॉस्पिटल है इसके अंदर भी रैंडम टेस्टिंग की गई थी या तमाम के तमाम स्टूडेंट की टेस्टिंग? इसमें इस तरह तरीकाकार एक बनाया हुआ है कि जब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी खुलेंगी, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद स्कूल, मिडल, हाई, फिर ऐसे प्राइमरी स्कूल,
तो इस पर जो पीएमसी इंतजामिया थी, उन्होंने पीएमसी जो कॉलेज है, मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है, यहाँ पे एक स्क्रीनिंग रूम के नाम से एक कमरा जो था वो मुख्तस कर दिया कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अलामात मौसूल होती हैं, बजाय इसके कि उसे यहाँ से लेकर अलाइड अस्पताल लेकर जाकर उसके टेस्ट करवाए जाए, तो उसकी सैम्पलिंग यहीं पर की जाए, जिसका जो इंचार्ज थे वो प्रोफेसर आमिर हुसैन को बना दिया गया, जो कि मेडिसिन के हेड हैं मेडिकल 3 वार्ड के, और सारा निज़ाम वही देखेंगे। तो ऐसे में जब वहाँ पे अलामात मौसूल होनी शुरू हुई, स्टूडेंट्स में अलामात आनी शुरू हुई, तो उनकी सैम्पलिंग की गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर इस तरह जो थे वो रोज़ाना की बुनियाद पे 1-2 केस जो थे वो रिपोर्ट होने शुरू हुए। तो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थी प्रोफेसर हिना आयशा, हमारी जब महकमा सेहत की जानिब से 12 रोज़ का लेटर लिख के दिया गया कि हॉस्टल को सील किया जाए और जो क्लासें हैं इन्हें सील किया जाए, तो उस पर उनका ये कहना था कि एक जो इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग है इनकी जानिब से एजुकेशन के हवाले से वो बुलाई गई और उसमें तमाम प्रोफेसरों ने मुशावरत की और ये फैसला किया गया कि जो मेडिकल की तालीम होती है या दीगर तालीम से ज़रा मुश्किल होती है, तो ऐसे में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और जो फाइनल ईयर MBBS है, फाइनल ईयर MBBS को जो है वो 10 रोज़ की रुख्सत दे दी जाए कि स्टूडेंट्स वो अपने घरों में चले जाएँ, और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो है वो उन्हें भी जो है वो घरों को भिजवा दिया जाए, और सिर्फ जो फोर्थ ईयर है, क्योंकि उनके इम्तहानात नज़दीक हैं, इसलिए उन्हें जो है वो यहाँ पर रखा जाए और वो क्लासें भी अटेंड करें और वो जो है हॉस्टल में रह सकेंगे। और इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो कि दिगर ममालिक से तालीम हासिल करने के लिए फैसलाबाद में रिहाइश पजीर हैं, तो वो अपने वापस ममालिक में नहीं जा सकते, अपने दिगर जहाँ की वो रिहाइश है वहाँ पर नहीं जा सकते, तो इसलिए उन्हें भी यहाँ पर जो है वो रिहाइश की जो है जगह दे दी गई। मगर और साथ साथ 48 घंटे का जो था वो स्टूडेंट्स को अल्टीमेटम भी दिया गया कि आप जो है हॉस्टल फ़ौरन खाली कर दें। मगर हमें स्टूडेंट्स की जानिब से शिकायत मौसूल होती रही कि अभी तक इसके ऊपर किसी किस्म का ज़रिए भी जो है वो अभी तक इंतजामिया की जानिब से अमल दरामद नहीं किया गया। अब हमारी कल भी इस सिलसिले में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर जफ़र अली चौधरी, हमारी उनसे कल भी बात हुई है और 2 रोज़ कबल भी इस मसले पर बात हुई थी। तो उनका ये कहना था कि जी हम 1 हफ्ते की क्लासें लगा के तो जो ये हॉस्टल जो ये यूनिवर्सिटी है इसे बंद कर देंगे और इम्तहानात तक यूनिवर्सिटी जो है वो बंद रहेगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर MBBS के जो इम्तहानात हैं इसकी भी डेट जो है वो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से जो अनाउंस कर दी गई है। 14 दिसंबर फर्स्ट ईयर MBBS के इम्तहानात होंगे, और BDS के अगर हवाले से बात की जाए तो फर्स्ट ईयर BDS के इम्तहानात जो है वो 16 दिसंबर को होंगे, क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को इजाज़त दे दी गई है कि ये ना सिर्फ तलबा तलबात के इम्तहानात ले सकते हैं और इन्हें डिग्रियाँ भी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से ही जारी की जाएंगी। परसों नोटिफिकेशन हुआ और कल इन्होंने इम्तिहानी शेड्यूल जो था वो जारी कर दिया, और एक तरफ तो कोरोना के केसेज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी जानिब अब इम्तहानात के हवाले से भी जो है वो डेट इंतजामिया की जानिब से जारी कर दी गई है। अमल दरामद कोरोना वायरस को रोकने के हवाले से हो नहीं रहा। देखें, सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से इकदाम किसकी जानिब से किए जा रहे हैं? हुकूमत की जानिब से की जा रही है। हुकूमत मैसेज किन के जरिए दिलवा रही है? डॉक्टरों के जरिए, नर्सेस के जरिए, पैरामेडिक्स के जरिए। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो मेडिकल के तलबा तालबात हैं वो दिगर जो शहरी हैं उनसे ज़रा हटके हैं, क्योंकि वो शोबे के सेहत के शोबे से मुंसलिक है। अगर वही अमल दरामद नहीं करेंगे, SOP को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर आम शहरियों का तो जो है वो अल्लाह हाफिज़ है। वाइस चांसलर का भी कल यही कहना था कि जब मैंने मुख्तलिफ कॉलेज का विज़िट किया, यूनिवर्सिटी का विज़िट किया, तो मैंने कई जगह पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इकट्ठे बैठे हुए देखा, किसी किस्म का कोई फासला जो स्टूडेंट्स की जानिब से नहीं रखा गया, जिस पर स्टूडेंट्स को समझाया कि आप अगर ये रवैया अपनाएंगे तो फिर आम शहरियों का जो है वो अल्लाह हाफिज़ होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस हवाले से डॉक्टर आसिफ शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं। क्या स्ट्रेटजी डॉक्टर साहब बनाई गई है? जैसे अजादार बता रहे थे, ये तो सूरत काफी संगीन है। अगर अमल दरामद रूल्स एंड रेगुलेशंस और SOPs पे नहीं होता तो मजीद केसेस बढ़ सकते हैं, आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तकरीबन पिछले 10 दिनों से हम इस पे नज़र रखे हुए हैं, इस मामले पे जो दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली इस वक्त हम इसको कह सकते हैं कि पंजाब मेडिकल कॉलेज, इसके तलबा और नर्सिंग हॉस्टल जो है ये एक हार्ट एरिया बना हुआ है रिगार्डिंग कोविड-19 पॉजिटिव केसेस के। तो डे बाय डे केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, वो वक्तन फ़वक्तन हम आगाह करते रहते हैं। 28 अक्टूबर को हमने एक लेटर लिखा था इस हवाले से प्रिंसिपल पंजाब मेडिकल कॉलेज के इसमें तकरीबन आप ये जो स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है इसको मद्देनज़र रखते हुए SOPs को फॉलो करें
तो और इसके बारे में जो नेसेसरी मेजर्स हैं, जारी बात है यूनिवर्सिटी एक ऑटोनमस बॉडी है, वाइस चांसलर साहब इसके बारे में बेहतर स्टेप लेंगे। तो अब जिस तरह हम सैंपल ले रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे अब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ कि अभी 2 स्टूडेंट्स और आ गए हैं इसमें पॉजिटिव आज की डेट में। तो जो अभी मैंने मॉर्निंग पे रिपोर्ट ली है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट असेंबली है, उसमें एक डॉक्टर साहब हैं और एक स्टूडेंट हैं दोबारा, यानी कि 2 पॉजिटिव आ चुके हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अब हमने इन सब को साथ लेके चलना है। अभी मुझे पता चला है कि एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, आज़ादार की गुफ्तगू से मुझे पता चला है कि एग्ज़ाम आ रहे। तो एग्जाम्स के दिनों में स्टूडेंट्स को जो है, जारी बात है, जो हॉस्टल में रिजाइड हैं वो हॉस्टल में स्टूडेंट्स जो है ग्रुप्स की शक्ल में तैयारी करते हैं। तो ऑलरेडी हॉस्टल में तो कोरोना की तादाद और केसेस पहले ही ज़्यादा हैं। तो हमने पहले भी सजेशन दी थी कि जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको आइसोलेट कर दिया जाए और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो है स्क्रीन करने की हमें इजाज़त दी जाए। तो अभी आज दोबारा हम एक फिर रिमाइंडर जो है वो दे रहे हैं कि नर्सिंग हॉस्टल और जो बॉयज़ हॉस्टल है, इसको आप एक तो स्क्रीनिंग के लिए इजाज़त दें, दूसरा जो स्टूडेंट्स है उसके लिए आप SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएं। एक तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, फेस मास्क का इस्तेमाल है अगर वो क्लासेस में आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये ज़ाहिर बात एग्ज़ाम्स की जो डेट है और वो सेशन भी एक नया भी स्टार्ट होने वाला है जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस का है, उसको भी हमने मद्देनज़र रखना है। तो ये सारे इस सिनेरियो में जो है ज़ाहिर बात है वाइस चांसलर साहब इसमें बेहतर स्टेप लेंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है और हम उनके साथ पूरी तरह से हम उनके शाना बशाना होंगे स्क्रीनिंग में भी, और जो केसेस हैं पॉजिटिव उनको हाईलाइट करने में, जो टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं उनको हम उनके इल्म में लाने के लिए तो हम उनके साथ होंगे हर तरह से। दीगर जो स्कूल हैं फैसलाबाद के, जो बच्चों के स्कूल हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी तैयार? जी बिल्कुल, अभी जो फर्स्ट फेज हुई थी, सेकंड फेज हुई थी, डिफरेंट जो स्कूल्स हैं हमारे, एलिमेंट्री स्कूल थे, उसमें प्राइमरी स्कूल थे, उनमें जो पहले सेकंड फेज में जो टेस्ट हुए थे उनमें स्टूडेंट्स कोई पॉजिटिव नहीं था। एक स्पेशल एजुकेशन जो जो है टाउन के स्पेशल एजुकेशन में केसेस रिपोर्ट हुए थे, उनमें टीचर्स भी थे और स्टूडेंट्स भी थे। फिर उसको हमने पूरा स्क्रीन किया उस स्कूल को, और वो स्कूल फिर हमने जो है वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब को हमने लेटर लिखा, तो उन्होंने एक जो है फ़ौरन एक इमीडिएट स्टेप लेते हुए उसको सील किया और स्टूडेंट्स को हमने घरों में रिजाइड कर दिया। तो ये बहुत अच्छा हो गया इस मामले में। अब इस वक्त जो है अभी जो थर्ड फेज स्टार्ट हुई है सैम्पलिंग की स्कूल्स की, जो आप अभी बात कर रहे हैं, उसमें अभी 2 स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए हैं। आज मॉर्निंग की रिपोर्ट है, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट समरी आपको बता रहा हूँ। ये तो एक फिर बहुत बड़ी ब्रेकिंग है जो कि हमारे शो के अंदर कर रहे हैं कि 2 कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं वो आज जो है एक जो है गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल है, उसमें एक बच्ची है, मुझे तो उनके नाम भी याद हैं, एक मालिका है। गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल कहाँ पे ये मौजूद है जहां से बच्चा पॉजिटिव निकला है? वो हमारे पास जो पूरा एक्सेल शीट होती है उस पर एड्रेस भी मेंशन होता है, वो भी मैं आपको गोशवार कर दूंगा उसका एड्रेस दोनों स्टूडेंट्स का। तो अभी मेरी जो है इनके जो डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर होते हैं बाजवा साहब, उनसे मेरी अभी उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है फ़ौरन। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे साथ लाइव जोन में हैं, तो मैंने उन्हें यानी कि रिक्वेस्ट की है कि वो जो स्कूल है, जो दोनों स्टूडेंट्स डिफरेंट स्कूल से पॉजिटिव हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं या इंचार्ज हैं वो हमसे रब्ता करें, ताकि एक तो हम उस स्टूडेंट को वो आइसोलेट करें, लेकिन स्टूडेंट 1 या 2 दिन जो गुज़िश्ता 5 दिनों में तो रहा है ना स्कूल में, हाँ, हमने किनके साथ इंटरेक्शन में रहा है, किनके साथ नहीं। बड़ी ब्रेकिंग है जी हमारे शो के अंदर आज आज़ादार के तवस्सुस से और डॉक्टर आसिफ शहजाद जो हैं उनके तवस्सुस से बताई जा रही है कि आज स्कूल के अंदर 2 बच्चे कोरोना वायरस पॉजिटिव निकले हैं और इनका कह रहा है कि उनको कॉर्डन ऑफ किया जाएगा। कॉर्डन ऑफ करने के बाद ये देखा जाएगा कि पिछले 5 दिनों में उनका इंटरेक्शन किनके साथ रहा है, और इंटरेक्शन के अंदर जो लोग आए होंगे, चाहे वो उनके घर वाले हों, स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, उनका भी कोरोना वायरस जो है वो टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद देखा जाएगा कितने लोग मजीद पॉजिटिव हैं या कितने नहीं हैं। तो मुझे ये बताइएगा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? पहले उनके घरों को भी कॉर्डन ऑफ किया जाएगा या जस्ट स्कूल से ही उन्हें निकाला जाएगा? जी, दोनों जो स्टूडेंट्स हैं, हम उनके पेरेंट्स
उनके फैमिली मेंबर्स, उनके जो ब्रदर सिस्टर होंगे या बच्चा उस गली में मोहल्ले में जो नेबर्स हैं जिससे भी मिला है, अगर बच्चा किसी शॉप पे गया उस शॉपकीपर का भी सैंपल लेंगे हम। एक तो ये कंप्लीट स्क्रीनिंग करेंगे, बच्चा जिस क्लास का स्टूडेंट है उस पूरी क्लास को हम स्क्रीन करेंगे। फिर हम एहतियाती तौर पे जो उस स्कूल के सारे टीचर्स हैं दोबारा हम उनके टेस्ट लेंगे, क्योंकि सेकंड फेज में तो सारे स्कूल्स हमारी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं थी। हो सकता है कि अब चांस हो कि इस फेज में जो थर्ड फेज में जो स्टूडेंट जिस स्कूल से पॉजिटिव है, अगर वो किसी स्टूडेंट टीचर से मिला है और उस टीचर में अभी कोई अलामत ज़ाहिर ना हुई हो, तो एहतियातन हम उन टीचर्स को, तलबा को उस क्लास के और देखेंगे और फैमिली मेंबर सबको स्क्रीन करेंगे। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि उन टीचर्स को तो किया जाएगा, बच्चों को भी किया जाएगा, क्या वो बच्चे जो हैं उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है या अभी करना है? जी, उन दोनों स्टूडेंट्स को हमने घरों में रुकवा दिया है कि वो बिल्कुल क्लासेस ठीक है। अटेंड ना इस हवाले से करें। मजीद और उनकी गुफ्तगू क्लासेस करेंगे। को भी हमने नेक्स्ट 15 डेज के लिए हमने रिक्वेस्ट कर दी है। जो उनके जो एजुकेशन के ऑफिसर हैं, हमने उनको भी रिक्वेस्ट कर दी है कि वो जो क्लासेस हैं उनकी जो स्पेशल जिन क्लासेस में वो बच्चे पॉजिटिव हैं उनकी क्लासेस को भी 15-15 दिन के लिए बंद कर दिया। चलें जी, ये एक और ब्रेकिंग है कि जिन बच्चों से कोरोना वायरस जो है वो निकला था उनकी क्लासेस को 15-15 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वहां पे तमाम बच्चे जो हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और इसके साथ साथ उनके वालिदैन की, घर वालों की या जिनके साथ भी इंटरेक्शन में रहे उनकी भी स्क्रीनिंग की जाएगी। तो नाज़रीन, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। भाई साहब, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर आसिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद है। मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे और पूछेंगे कि मजीद सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है इनको। डॉक्टर साहब, पीएमसी के अंदर भी आज कोई पॉजिटिव केस आया? जी जी बिल्कुल, आज एक स्टूडेंट है उसका कोरोना पॉजिटिव आया है। एक डॉक्टर है जो डॉक्टर हॉस्टल में राइश पजीर है, उसका पॉजिटिव आया है। ये आज की रिपोर्ट है जी, आज जनाब। ये एक और ब्रेकिंग है कि पीएमसी में एक डॉक्टर और एक स्टूडेंट में से कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव आ चुका है और मजीद स्ट्रेटजी क्या होगी इस हवाले से इसे रोकने के लिए? जी, आज हम दोबारा फिर एक रिक्वेस्ट करेंगे वाइस चांसलर साहब को कि इन हॉस्टल को और जो बॉयज हॉस्टल है और डॉक्टर हॉस्टल है इनको आप कॉर्डन ऑफ करें और इन जो वहाँ पे है इनका मिलना जुलना जो है उसको हम रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में करें, ताकि जो जिस वार्ड में डॉक्टर साहब ड्यूटी कर रहे हैं या जिस क्लास के वो डॉक्टर साहब स्टूडेंट हैं जो 4th ईयर हैं, फाइनल ईयर हैं, जारी बात है हमें वो स्टूडेंट्स का है इल्म, तो उनको भी आइसोलेट कर दिया जाए। लेकिन फर्दर जो है हम इन स्टूडेंट्स के और डॉक्टर साहब के भी आज कॉन्टैक्ट हमारा उनसे रब्ता हो गया है। अभी मॉर्निंग पे अभी मेरी टीम जो है वो उनके सैंपल लेने के लिए रवाना भी हो चुकी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अज़रदार से इस हवाले से पूछते हैं। अज़रदार, आपने भी ये पेशगोई की थी कि मजीद जो है वो कोरोना वायरस के पेशेंट सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? स्कूल से 2 निकल आए हैं, 2 यहाँ से पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी से निकल आए हैं, एक डॉक्टर और एक स्टूडेंट से जो है वो कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है, रिजल्ट भी पॉजिटिव आ चुके हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? वही बात आ जाती है कि दोबारा जो हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की जो लहर है वो देखने में नज़र आ रही है, तो इस बात से ये साबित होता है कि कोरोना वायरस जो है वो दोबारा से सिर उठा रहा है और केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे अलामात जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, जितनी ज़्यादा हम स्क्रीनिंग करेंगे उतने ही ज़्यादा जो है हमें वो केसेस नज़र आएंगे। हम उन अफराद की भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं जिनमें अलामात थी और वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हुआ और उनके किसी तीसरे के साथ जो थी वो रब्ता रहा, उनकी अटैचमेंट रही, तो उनके भी सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो उनमें से ये अफराद जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर आप अब दोबारा इस मौजूदा सूरत हाल में अगर आप आठों बाज़ार में या किसी शॉपिंग मॉल में या किसी भी दूसरी मार्केट में अगर आप जाके सैम्पलिंग करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे जो है वो आपको केसेस कोरोना वायरस के नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं पहले बात का जिक्र कर रहा था कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने खुद ये तस्लीम किया है कि मेडिकल के तलबा जो है वो SOP को फॉलो नहीं कर रहे, जिसके बायस जो ये केसेस हैं ये रिपोर्ट हो रहे हैं। तो अभी जो आज इसके साथ साथ एक अहम जो थी वो बात ये थी कि फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल में जो नर्सें हैं
वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं और हमारे पास 6 के करीब तादाद हमें बताया गया है कि 6 जो नर्सें हैं वो एक हफ्ते में 7 रोज़ के दौरान 6 नर्सें जो है वो कोरोना वायरस की पॉजिटिव निकली हैं। और नर्सों के हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि वो हॉस्टल के रिहाइश पजीर हैं और उस हॉस्टल को जो है वो सील करने का फैसला किया गया है। और जैसे पहले बताया कि वाइस चांसलर को इस सिलसिले में ख़त लिखा गया मगर अमल दरामद जो था वो नहीं हो सका। और अब इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से जो है वो रब्ता किया जा रहा है कि जो हॉस्टल हैं, नर्सिंग हॉस्टल हैं या पीएमसी हॉस्टल है या जो क्लासें हैं, इन्हें जो है वो फ़ौरन सील किया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं ये अपने घरों में रहें या जो इससे वायरस से जो है वो इफेक्ट उनके ऊपर हो रहा है, वायरस में मुब्तला हो रहे हैं, तो वो अफराद अपने घरों में रहें ताकि जो जिगर अफराद हैं वो इस वायरस से जो है वो बच सकें। मगर अभी तक जो है अमल दरामद हमें वो अमलन कहीं भी होता दिखाई नहीं दे रहा। तो अब अभी नर्सिंग के हवाले से जैसे बात की जा रही है कि 6 नर्सें हो चुकी हैं, मगर अभी तक आप देख लें कि एक हफ्ता हो चुका है, अभी तक उस हॉस्टल को जो है वो सील नहीं किया गया। यानी कि बात पे अमल दरामद नहीं किया जाता। हम शहरियों को जो है मैसेज दे रहे हैं, खुद अमल दरामद नहीं करते। अगर हम अमल दरामद नहीं करेंगे, खुद से मुराद फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी जिससे अलाइड अस्पताल अटैच है, DHQ है, साथ साथ आपका गुलाम अहमदाबाद अस्पताल है जहाँ पे मरीज़ इलाज मुआलजे के लिए आ रहे हैं। कल जब हमारी वाइस चांसलर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारे पास 25 के करीब जो है वो वेंटिलेटर मौजूद हैं इलाज के लिए। इस दफ़ा अगर मरीज़ कोरोना वायरस के रिपोर्ट होंगे तो वह ना DHQ जाएंगे, ना वो जाएंगे GM आबाद, अलाइड हॉस्पिटल में आएंगे। अलाइड अस्पताल में 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, दोनों वार्ड्स में जो है वहाँ पे कोरोना वायरस के मरीजों को रखा जाएगा और वहीं पर उन्हें जो है वो इलाज मुआलजे की सहूलियात दी जाएंगी। और उसके बाद तादाद को देखा जाएगा कि तादाद किस तरफ जा रही है, क्योंकि उनका ये भी कहना था कि जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं उनका असल जो इलाज है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अलाइड हॉस्पिटल में टैंक मौजूद हैं, तमाम तर सहूलियात तो मौजूद हैं, मगर शहरियों को भी चाहिए कि वो एहतियात करें बजाय इसके कि वो हॉस्पिटल में पहुँचें और बाद में ये वायरस जो है वो मज़ीद फैले और ख़ुद भी परेशानी में मुब्तला हों, अपने अहल खानों को भी परेशानी में मुब्तला करें। तो बज़ाते खुद हमें जो है वो जिम्मेदारी का जो है सबूत देना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर आसिफ शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, 1 महीने से ये जरा काम जो है वो पीक पकड़ना शुरू किया है। पिछले 2 महीने की 1 से 2 महीने की अगर बात करें तो कितने टेस्ट हैं जो कि महकमा हेल्थ की तरफ से किए गए अब तक? जी, जो लास्ट मंथ था अक्टूबर का, उसमें जो हमारे अलाइड हॉस्पिटल लेबॉर्ट्री से कमोबेश 10,000 टेस्ट जो किए गए हैं। अक्टूबर की सूरत हाल तो बड़ी अच्छी थी हमारे लिए। उसमें अगर देखा जाए परसेंटेज के लिहाज से तो आउट ऑफ 10,000 टेस्ट ओनली 93 जो थे, 93 पेशेंट जो हैं वो पॉजिटिव हुए जिनके टेस्ट किए गए। लेकिन अक्टूबर के अगर आप देखें कि आज 5 तारीख है, 5 दिनों में 1651 टेस्ट हुए हैं जो आज तक हमारे पास इस वक्त रिपोर्ट है, और इन 1650 में 51 पॉजिटिव हैं। अगर कहा 10,000 में से 93 पॉजिटिव हैं पिछले पूरे माह में, और यहाँ 5 दिनों में 51 पॉजिटिव हैं और वो भी 1651 पेशेंट में जो टेस्ट किए गए। तो ये चीज़ें बड़ी अलार्मिंग हैं और हमें बता रही हैं कि सूरत हाल परेशानी की तरफ जा रही है। कोरोना केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, उसमें मौसम का रोल हो सकता है, हमारी बहुत सारी आवाम की बेहतियाती हो सकती है, हम SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइजेशन का, फिर जो है बहुत सारे जो जिस तरह केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं स्कूलों में, तो हम खुद भी ज़ाहिर बात है स्कूलों में बच्चे छोड़ने जाते हैं तो देखने में आता रहता है मन में, देखने में भी आता है कि स्कूल जो सामने हैं बाहर तो वो लिख के लगा देते हैं बच्चों के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर थोड़ा देखें बच्चों को अंदर तक छोड़ने जाएं तो हमें महसूस होगा ना तो बच्चे फेस मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल होता है वहाँ पे, और टीचर्स भी बेहतियाती का वो यानी कि होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो 51 केसेस आपके सामने आए हैं, इनमें से सिस्टमैटिक कितने थे, सिम्टोमेटिक कितने थे और एसिम्टोमेटिक कितने थे? जी, इसमें दोनों ही तरह के केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं। अगर हम कहें कि सिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, ये इसमें ये डिपेंड करता है कि किसी पेशेंट की या किसी पर्सन की इम्यूनिटी का लेवल कैसा है। तो मुख्तलिफ मरीजों में मुख्तलिफ किस्म की अलामत आती हैं और ज़रूरी नहीं कि हर मरीज में
तमाम की तमाम अलामत ज़ाहिर हों। अच्छा डॉक्टर साहब, 1651 टेस्ट किए गए आपका कहना, और ये रैंडम सिलेक्शन से टेस्ट किए गए थे। अगर इसका प्रोबेबिलिटी रेट देखा जाए, अगर 51 लोगों में ये टेस्ट आ रहा है पॉजिटिव, ऑल ओवर द पॉपुलेशन अगर हम इसको देखें तो इसका प्रोबेबिलिटी रेट बहुत ऊपर जा रहा है। बहुत ज़्यादा ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि सैकड़ों हजारों लोग इस वायरस में मुब्तला हैं। हो सकते हैं, और ज़ाहिर माइट बात बी पॉसिबल हो सकते हैं। हमें ज़ाहिर बात स्क्रीनिंग हम बढ़ा रहे हैं, तो स्क्रीनिंग का अमल भी हम ज़्यादा कर रहे हैं। हमने टीमें भी बढ़ा दी हैं। डिस्ट्रिक्ट जो सीओ हेल्थ साहब की जो है हिदायत पे हमने जो पहले हमारी टीम्स की तादाद थी हमने उससे भी डबल कर दी हैं। इस वक्त मेरे पास 6 टीम जो हैं वो काम कर रही हैं कोविड-19 जो है सैंपल टेकिंग के लिए। तो इसमें जो अगर जितनी हम स्क्रीनिंग का प्रोसेस बढ़ाते जाएंगे, हमें पता चलता जाएगा हमारी कम्युनिटी में इंसिडेंस प्रेवलेंस कितनी है, और जितनी हमें पता चलता जाएगा हम उतना ही इसके तदारक में, इसको हार्ड करने में हमें मदद मिलेगी स्क्रीनिंग के प्रोसेस के थ्रू। अगर हम जितना ज़्यादा इसको करेंगे स्क्रीन, हमें पता चलता जाएगा, हम लोगों को आइसोलेट करेंगे, उनका मिलना जुलना रोकेंगे, और जितना ये हम इसको रोकते जाएंगे तो हम इसको कोरोना के फर्दर स्प्रेड में ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होगा स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है। तो वो हमें इस वक्त हमें कोई इस तरह का कोई इशू नहीं है कि स्क्रीनिंग के प्रोसेस में हमें कोई मुश्किल आ रही हो। हमारे पास किट्स वाफर मिकदार में मौजूद हैं। हमारी जो अलाइड हॉस्पिटल की जो है बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल लैब जो है वो फुली फंक्शनल है, और उसमें किसी किस्म का इशू नहीं है कि हमें कोई सैंपल, जैसे कि कल हमारा 1800 सैंपल था सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ डिपार्टमेंट का है 1800 सैंपल, और ना कि ये सिर्फ हमारी तरफ से होता है। लैब पे तो और भी बड़ा बोझ होता है, डिफरेंट फर्दर जो और इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आ रहे हैं सैंपल, और महकमों से भी वो लोग सैंपल भेजते हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भेजते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इस वक्त हमें चाहिए कि प्रॉपर SOPs को फॉलो करें। बिल्कुल SOPs को फॉलो करेंगे तो मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हम इस बीमारी को किसी ना किसी हद तक रोक सकते हैं। इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर आसिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले यहाँ पे डॉक्टर जफर आए थे जो कि वाइस चांसलर है मेडिकल यूनिवर्सिटी के। उन्होंने एक पेशेंटगोई की थी। उन्होंने कहा था कि इस वायरस के जरिए, हर्ड इम्यूनिटी के जरिए इसे ख़त्म किया जा सकता है, और हमारी पॉपुलेशन हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रही है। अब यूं दिखाई दे रहा है, जैसे मैं अभी ब्रेक से पहले भी प्रोबेबिलिटी रेट की बात कर रहा हूँ, हजारों लोगों को कोरोना वायरस हो सकता है, और हो सकता है वो खुद ब खुद ठीक भी हो रहे हो। तो ये मामला तो वैक्सीन के आने से पहले उधर कोई जाते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जैसे सर ने कहा है, वाइस चांसलर साहब ने, आई थिंक कि ऐसे ही होगा कि हर्ड इम्यूनिटी में हम उसी तरफ ही जा रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी बेसिकली अगर 2 पेशेंट पॉजिटिव हो जाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं तो, और दोबारा ये इसमें एक एंटीबॉडीज़ का प्रोसेस होता है हमारे जो जिस्म में, कि अगर वायरस आ गया है तो वो ये नेचुरली अल्लाह की तरफ से होता है कि सीरो कन्वर्जन हो जाती है उस एंटीजन के जो है अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जिस्म में। तो फिर जिसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, खुदा न खास्ता उसी ही बंदे को दोबारा एक्सपोजर होता है, तो वो जो ऑलरेडी मौजूद होती हैं एंटीबॉडीज़ वो ज़्यादा एब्रप्ट रिस्पॉन्स करती हैं उस एंटीजन को और जरासीम्स को। तो वो फिर होता ये है कि वो पेशेंट को भी नहीं पता चलता कि क्या अंदर चल रहा है, लेकिन वो सेफ रहता है। तो हर्ड इम्यूनिटी तो जिस तरह ये फिर कम्युनिटी में ये होता जाएगा, तो एक वक्त आएगा कि अगर किसी को जैसे फ्लू है, जो किसी वक्त इसी तरह पैंडेमिक था फ्लू, तो इसी तरह कोरोना जो है ये 1936 में सबसे पहले, ये कोरोना 1936 में भी हुआ था ऐसे ही। सार्स वायरस है उसकी, सार्स और मेर्स इसी तरह है, जो इससे मिलती जुलती 2 और बीमारियां हैं जो लंग्स को डिस्टर्ब करती हैं और नमूनिया काज करते हैं, नमूनिया काज कर सकते हैं, फेफड़ों की बीमारियां हैं। तो इस तरह ये जो है कोरोना है,
ये भी बेसिकली एक हम कहते हैं कि फेफड़ों को जो नमूनिया है, फेफड़ों की नमूनिया जो बीमारी है वो कांस करता है। तो इसलिए सेवेरिटी उनमें ये इख्तियार कर जाता है उन लोगों में, उन मरीजों में जो इम्यूनिटी के लिहाज से कमज़ोर होते हैं। अच्छा, स्मोक भी आ रही है और स्मोक की वजह से भी इन्फेक्शन लंग्स का हो सकता है, चेस्ट का हो सकता है, और अगर इस दौरान, उस इन्फेक्शन के दौरान कोरोना वायरस पेनिट्रेट करता है तो उसको बड़ा फिजिबल एनवायरनमेंट मिलेगा बॉडी के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट करके अपनी प्रोलिफरेशन करने के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मौसम का जो टेम्परेचर है इस वक्त हमारे यहाँ वो कम हो रहा है, तो टेम्परेचर का कम होना, स्मोक के दिन है, स्मोक इसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट है अब, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, इसलिए हमें इस सिचुएशन में ज़्यादा मुहतात रहना होगा ताकि अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्त अहबाब को, और जो इंस्टीट्यूशन है जैसे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे बच्चों को, असातिज़ा को, हम सब ने मिल के इसके खिलाफ जद्दोजहद करते हुए हमने सबको बचाना है और अपने आप को सेफ रखना है। ठीक है जी, अज़ादार से भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अज़ादार, आप क्या कहेंगे? स्मोक की वजह से बहुत सूरत खराब हो रही है, महकमा माहौलियात कोई काम करता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। आपको नहीं लगता कि ये टास्क भी अब महकमा हेल्थ को दे देना चाहिए, क्योंकि वो तो वर्किंग कर ही रहा है, अब वो फैक्ट्रियां भी जरा सील करे ताकि ये एनवायरनमेंट भी बेहतर हो। अच्छा, यहाँ पे ना एक वाकया, बल्कि ये पिछले दिनों खबर हमारे रिपोर्टर जहांगीर अशरफ हैं एजुकेशन के, उन्होंने मुझे कहा यार एक डॉक्टर का इंटरव्यू करना है। मैंने कहा किस बात पे? उसने कहा हुकूमत की जानिब से ये हदायत है कि कोरोना वायरस के बाइस जो स्कूल की खिड़कियाँ हैं ये बंद ना की जाएँ, खिड़कियों को खुला रखा जाए क्लासों में, उसके साथ साथ क्लासरूम के जो दरवाजे हैं उन्हें भी खुला रखा जाए ताकि जो वायरस है वो यानी कि सर्कुलेट होता है वहाँ पे मौजूद ना रहे। अच्छा, इसके बाद स्मोक आ गई। अब जब स्मोक आई तो फिर हुकूमत की हिदायत आ गई कि आपने खिड़कियां बंद कर देनी है, क्लासरूम के दरवाजे बंद कर देने हैं ताकि स्मोक है बंद। अब टीचर परेशान है कि हमने करना क्या है, दरवाजे खुले रखे हैं, यानी दोनों नोटिफिकेशन जारी, दोनों नोटिफिकेशन जारी है। अब ये क्या अजीब बात है कि दरवाजे बंद करने के भी नोटिफिकेशन है, खिड़कियां बंद करने और खोलने के भी नोटिफिकेशन। अच्छा, ये तो हो गया एक। अच्छा, इसके बाद रमजान मिर्जा हैं जिले इंतजामिया के रिपोर्टर, उन्होंने रब्ता मुझसे किया, कहते हैं यार एक सॉर्ट करना जी, डॉक्टर से एक से राय लेनी है। मैंने कहा किस इशू पे? तो उसने कहा कि जी ये कहा गया कि जी अगर हुकूमत का एक नोटिफिकेशन आया था कोरोना के हवाले से कि गाड़ियों में जो है वो अगर कोई बस जा रही है तो 2 सीट पे एक शख्स बैठे और 3 सीट पे जो है वो 2 अफराद बैठ सकते हैं, और कोशिश की जाए कि अगर आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, कार में सफ़र कर रहे हैं तो 2 से 3 अफराद बैठें, इससे ज़्यादा कार में आप सफ़र ना करें। अच्छा, जब स्मोक आई तो ये कहा गया कि जो स्मोक के बाइस 60% जो पोल्यूशन है, जो आलूदगी है वो गाड़ियों के धुएं से फैल रही है, गाड़ियों से फैल रही है। इसलिए गाड़ियों को जो है वो अगर किसी गाड़ी में एक शख्स जा रहा है तो उस गाड़ी को बंद कर दिया जाए, 2 अफराद जा रहे हैं तब भी गाड़ी को बंद कर दिया जाए। यानी कि अगर आप एक हाईएस्ट जा रही है उसमें 2 बंदे हैं, 4-5 हैं, तादाद कम है, उसे गाड़ी को बंद कर दिया जाए ताकि आलूदगी ना फैले। और ये कैसी इंतजामिया है गवर्नमेंट को मैं कहूंगा, कहां है आपका जनाब थिंक टैंक, और कहां पे वो लोग जो कि शाउर रखते हैं इस हवाले से? एक वो लोग हैं जो कि ऐसे नोटिफिकेशंस जारी कर रहे हैं कि खाली गाड़ी अगर हुई, उसमें बंदे कम हुए तब भी गाड़ी बंद होगी, बंदे ज्यादा हुए तब भी होगी, या तो आप फिर मुकम्मल लॉकडाउन कर दें। हाँ, मतलब तो ये क्या सूरत कर रहे हैं, ये तो मजाक कर रहे हैं ना आवाम के साथ, कि करना क्या पता नहीं है। ये एक अहम पॉइंट मैंने आपके प्रोग्राम में डिस्कस किया है, तो हंसी भी आती है कि यार ये कौन इसकी जो प्लानिंग कर रहा है, किस तरह इसकी जो है प्लानिंग कर रहा है और किस तरफ जो है ये प्रोग्राम ये जो है वो लेके जाने लगे हैं। कोरोना पे अमल करें कोरोना से बचाव के लिए, या स्मोक पे अमल दरामद करें स्मोक से बचाव के लिए। अब शहरियों को नहीं पता क्यों हुकूमत की तरफ से कोई हिदायत जारी है। अब महकमे मजबूर हैं, हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन महकमा तलीम को या महकमा सेहत को, किसी भी इदारे को मसूल हो गया हुकूमत की तरफ से, तो उन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद करना ही करना है। ठीक है, अब हुकूमत का अगर दूसरा नोटिफिकेशन आ जाए उसके बरक्स, तो वो ऐसे में उन्हें नहीं पता कि अब करना क्या है, अब स्मोक से बचाएं। अच्छा, इस चीज को हाईलाइट तो हमने कर दिया, लेकिन इस पे अब एक्शन कौन लेगा? डॉक्टर साहब आपको भी चाहिए कोई इनको बताएं
कि ये क्या मामलात आप कर रहे हैं। एक तरफ स्मोक के ऊपर आप ये एसओपीज जारी कर रहे हैं, कोरोना के ऊपर ये कर रहे हैं, आपने मजाक बनाया आवाम को? नहीं नहीं, हमने तो मजाक नहीं बनाया। नहीं, आपका नहीं मैं कह रहा, मैं गवर्नमेंट का कह रहा हूं। नहीं नहीं, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इस हवाले से बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। हम तो सेक्रेटरी साहब की हिदायत के मुताबिक एसओपीज जो भी आते हैं, मैं स्मोक के हवाले से इस डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में जहाँ पे हम रहायश पजीर हैं, यहाँ के हम रेजिडेंट हैं और एम्प्लॉई हैं, हमारा स्मोक के हवाले से जितने भी हमारे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, समुंदरी है, जड़ा वाला है, जुमरा है, तांदरियाँ वाला है, और 2 हॉस्पिटल हमारे जो तहसील हेडक्वार्टर, एक जो है गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल 224। अच्छा सर, माजूद चाह रहा हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये नोटिफिकेशंस महकमा हेल्थ की तरफ से जारी किए जाते हैं या फिर गवर्नमेंट की तरफ से किए गए? जो हमारा जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जितने भी होते हैं, हमें ये स्मोक और कोरोना से रिलेटेड गाड़ियों के जो एसओपीज किए गए हैं, जी, जी। ये किसने डिसाइड किए हैं? नहीं नहीं, जो गाड़ियों का है वो तो आई थिंक के जो माहौलियत वाले वो डील करते हैं, हमारा उनके साथ एज इट इज कोई नहीं है। लेकिन कोलैबोरेशन होना चाहिए ना आपको? Yes, ये लगता है definitely कि कोलैबोरेशन होना चाहिए। जब भी कोई ऐसा स्टेप लेने जा रहे हो, महकमा हेल्थ के कुछ ऑफिसर्स को साथ बिठाएं, उनके साथ मीटिंग करें, उनको एतमाद में लें, क्योंकि ऐसी बेवकूफी जब बाजुकात इनसे हो जाती है तो वो ना हो, कोई एक्सपर्ट वहां पे बैठा हो, एडवाइस तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होना चाहिए। जब तक ये हमारा सारा एक लाइजोन नहीं बनता, हम बैटरमेंट के लिए काम नहीं कर सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अजादार से यहां पे मैं एक सवाल लाजमी पूछना चाहूंगा। डिप्टी कमिश्नर हमारे मोहम्मद अली जो हैं, जब कोई भी इंप्लीमेंटेशन होती है वहां पे महकमा हेल्थ के भी ऑफिसर मौजूद होते हैं, माहौलियात के भी मौजूद होते हैं, प्रॉपर मीटिंग की जाती है, जो मैं ऑब्जर्व करता हूं। इसके बावजूद अगर उनसे ये काम हो गया है कि स्मोक की वजह से गाड़ियों की भी बंदिश हो रही है और कोरोना की वजह से भी गाड़ियों की बंदिश हो रही है, दोनों के डिफरेंट एसओपीज हैं और एक दूसरे पे लागू नहीं हो रहे, आप क्या कहेंगे? वहां पे बैठ के ये बात डिस्कस नहीं हुई या किसी ने रेज नहीं की? कोई ऐसा अकले कुल बंदा नहीं था जो वहां पे इस तरह की बात कर सके? अच्छा, होता बताऊं क्या है, जब भी एक कोई मुलाजम अपने अफिसर से बात करता है तो झिझकता है बात करते हुए। अगर किसी भी अफिसर ने डीसी से बात करनी तो वो झिझकता है डीसी से, यानी दबदबा है। दबदबा है। अब डीसी साहब ने जब चीफ सेक्रेटरी से या ऊपर आला हुकाम से, तो डीसी साहब ने भी थोड़ा सा देख के बात करनी है। जब वीडियो कॉल पे इनकी सेक्रेटरी से हो रही होती है, हाँ, बस ये जो निज़ाम है ना, ये चल रहा होता है। अब बात यह है कि अगर नोटिफिकेशन को जारी हो गया, स्मोक के हवाले से गाड़ियां बंद कर दी जाएं, कोरोना वायरस के हवाले से अगर गाड़ियों में शहरी ज़्यादा बैठ रहे हैं तब गाड़ी बंद कर दी जाए, स्मोक के हवाले से गाड़ियों में शहरी कम बैठ रहे हैं तब गाड़ियों को जो है वो बंद कर दिया जाए, तो सूरत हाल ये है कि इसका कोई हल निकालना चाहिए। असल मकसद क्या है, किससे बचना है? कोरोना से बचना है या स्मोक से बचना है? इसकी जो असल हुकूमत जो है वो जिम्मेदार है। हुकूमत ने कोई लाहे अमल अपनाना होता है और बताना होता है, जो नीचे महकमे होते हैं उन्होंने तो अमल दरामद करना होता है। जैसे अब बात हो रही थी कोरोना की, अब कोरोना आया तो दोबारा से रिफ्रेश ट्रेनिंग का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया गया है। 4 से 5 माह के बाद मेरे ख्याल में अब दोबारा से ट्रेनिंग हो रही है डॉक्टर की, नर्सेज की, पैरामेडिक स्टाफ की। तो मुतहरक तो हुकूमत नज़र आती है, मगर अमल दरामद जो है वो उसके ऊपर वो भी ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स सर भी जिक्र कर रहे थे कि हम बच्चों को भेज देते हैं स्कूल में। अब बच्चा जब स्कूल के अंदर चला गया तो वालिदैन की जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के ऊपर एसओपी लागू कराएं, उन्हें कहें कि मास्क का इस्तेमाल करें, फासला रखें, और इसके अलावा इस वायरस को फैलने से इसी तरह जो है वो रोका देखिए अल्दार, 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है स्मार्टली प्ले करना, एक होता है हार्डली प्ले करना। एक मजदूर अगर बहुत मेहनत करता है सारा दिन में तो वो उतनी रकम नहीं कमा पाता जिस तरह बिजनेसमैन एक बैठ के सोच रहा होता है कि चीजों को इधर उधर कर देंगे तो इससे ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की भी यही सूरत हाल है। कहा यह जाता है बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जद्दोजहद की जा रही है, वो मेहनत करने की बजाय थोड़ा दिमाग लगा के अगर काम कर लेना तो मामला मजीद बेहतर हो सकते हैं और कोरोना वायरस से भी जान छूट सकती है किसी हद तक। लेकिन बहुत शुक्रिया अज़ादार, आप आज के शो के अंदर आए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग्स दी हमारे शो के अंदर और अज़ादार ने भी ब्रेकिंग दी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप शो के अंदर आए। तो इसी के साथ नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बेहतरीन होना लाजमी है। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया, जो कि जना कॉलोनी में आइडियल बैटरी के बिल्कुल सामने वाक़ है। तो हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं जनाब किचन में और देखते हैं कि आज शेफ जहांगीर हमें क्या बना के खिला रहे हैं, क्योंकि आज रेसिपी से यूं महसूस हो रहा है कि आज भी कुछ मुनफरिद बनाया जाएगा। तो जनाब क्या तैयार कर रहे हैं आज हम? चिकन जलफ्रेजी बनाने जा रहे हैं आज। चिकन जलफ्रेजी तैयार की जाएगी और ये वो डिश है जो कि हमारे कल्चर के अंदर काफी पसंद की जाती है। रेस्टोरेंट्स पे जाएं, ढाबों पे जाएं, मोस्टली तंदूरी रोटी के साथ इसी को ऑर्डर किया जाता है, क्योंकि लज्जत अगर भरपूर हो तो उससे आपकी शाम जो है वो बेहतरीन बन जाती है, मूड खुशगवार हो जाता है। तो मुझे ये बताइएगा कि इसकी रेसिपी क्या होगी आज? इसकी रेसिपी ये सामने और ये कितने चिकन के लिए होगी? ये हाफ के जी चिकन है। हाफ के जी चिकन के लिए रेसिपी जो है वो तैयार की जाएगी। जी 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 बताइएगा रेसिपी। इसके लिए मैंने हल्दी 1 टीस्पून रखा हुआ है, नमक 1 टीस्पून है और 1.5 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च है, चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून है, जीरा 1 टीस्पून है, मिल्क पैक क्रीम है मेरे पास तकरीबन 30 ग्राम है और लेमन जूस है मेरे पास 2 टेबल स्पून। ठीक है। और गार्निशिंग के लिए ये बल्कि ये साथ ही यूज होंगी? जी जी बिल्कुल वेजिटेबल है। वेजिटेबल कितनी कितनी है ये भी बता देना। ये तकरीबन 40 ग्राम टमाटर है मेरे पास और 30 ग्राम कैप्सिकम है और 20 ग्राम ऑनियन है मेरे पास। अच्छा, इससे पकाया किसमें जाएगा? गोल्डन घी में या गोल्डन कुकिंग ऑयल में? गोल्डन कुकिंग ऑयल में पकाया। गोल्डन कुकिंग ऑयल में से तैयार किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि गोल्डन कुकिंग ऑयल जो है कुदरती अज्जा से तैयार किया जाता है और हफ्जाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक इसे तैयार किया जाता है। इसमें विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई आता है। और इसके साथ साथ ये ऑटोमेटिक प्लांट पे तैयार किया जाता है, डबल रिफाइंड तरीके से तैयार किया जाता है, जिससे आपके खानों की लज्जत में इजाफा होता है। तो मैं चाहता हूं जनाब आप रेसिपी को स्टार्ट करें और स्टार्ट करने के साथ साथ ये भी बताएं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कितनी कितनी देर के लिए हमने पकाने हैं और इनकी तरतीब क्या होगी। जी चूल्हा स्टार्ट कर दिया गया है जनाब। और सबसे पहले आज क्या चीज ऐड की पहले जाए? इसमें ऑयल डालेंगे हम। ऑयल को ऑयल के बाद फिर लहसुन ही डाला जाएगा आज भी? नहीं, आज चिकन डालेंगे। आज चिकन डाला जाएगा। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और गर्म करने के बाद इसमें चिकन जो है वो ऐड किया जाएगा। अच्छा, ऑयल को कितनी देर गर्म करना है? बस थोड़ी देर इसका टेम्परेचर तक है। टेम्परेचर थोड़ा रेज हो जाए, बढ़ जाए, उसके बाद इसमें चिकन ऐड कर लिया जाएगा। चिकन को फिर कितनी देर के लिए पकाया जाएगा? तकरीबन इसको हमने थोड़ा सौते करना है। ठीक है, ताकि उसका जो सौते करने के बाद क्या क्या चीजें ऐड की जाएंगी? मैं चाहता हूँ सारी रेसिपी आप बताएं जरा कि 1 to 1 1 by 1 क्या क्या चीजें ऐड होगी इसमें? चिकन को सौते करने के बाद हमने ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई है सारे मसाले ये ऐड करेंगे। उसके बाद हमने वेजिटेबल डालनी है। और ये कितनी देर में तैयार हो जाती है? ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये 20 मिनट में ये तैयार हो जाती है, यानी आज जल्दी रेडी हो जाएगी हमारी जो रेसिपी है। ठीक है, तो चिकन जो है वो अब ऐड करने जा रहे हैं जनाब हम। और जैसा कि आप देख सकते हैं चिकन को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से पकाया जाएगा जनाब। और पकाने के बाद जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, जी बिल्कुल, कलर किस तरह का हो तो हम दूसरी चीजें ऐड करना शुरू कर देंगे। वाइट कलर हो जाए सारे का, और वो हो भी रहा है। जी बिल्कुल जनाब, मैं अच्छा कुक नहीं बनता जा रहा। वैसे जहांगीर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से आप जो है ना काफी हद तक बन चुके हैं। हाँ, हाँ। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी अगले कुछ एपिसोड्स में निकल जाएगी। जी बिल्कुल। तो काफी डिशेज में बनाना सीख जाऊंगा अगर बंदा माजूद चाहूंगा घर अकेला होता है तो काफी डिशेज जो है वो बनाना सीख भी जाता है। तो आज जलफ्रेजी जनाब हम बना रहे हैं और जलफ्रेजी तैयार की जाएगी तंदूरी रोटियों के साथ। अच्छा, 2 तरह की चीजें होती है। अगर आप जलफ्रेजी बना रहे हैं तो उसे तंदूरी रोटी, फुलके या फिर इसके साथ साथ रोगनी नान जो है उससे भी ले सकते हैं। धुआं क्योंकि उठ रहा है उसकी वजह से जरा वो तुर्श होता है, गले में लगता है। आपको तो आदत हुई है, इस वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं भी सीख जाऊंगा। अच्छा, चिकन काफी हद तक व्हाइट हो चुका है अब, लेकिन इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट और पकाया जाएगा अभी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर मिंट मार्गरीटा घर पे बनाना हो तो उसके लिए रेसिपी क्या होगी
ऑडियंस को साथ साथ बताना चाहिए ना, क्योंकि आजकल घरों के अंदर खाकर तवाज़ा मिंट मार्गरीटा से किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा। अगर किसी की तरफ आप जाते हैं तो ये बड़ा अच्छा एक ट्रेंड है जो कि शुरू हो गया है। कोल्ड ड्रिंक तो आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती है जी, और मिंट मार्गरीटा जो है उसमें क्योंकि पुदीना भी होता है, लेमन जूस भी होता है, वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो उसे बनाने के लिए क्या रेसिपी होगी? उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने पुदीना लेना है। तकरीबन एक गिलास की अगर मैं रेसिपी बताऊं तो आपने हाफ टी स्पून सॉल्ट लेना है। उसके अंदर आपने शुगर डालनी है तकरीबन 2 टेबल स्पून। ठीक है। और पुदीना आप ले लें तकरीबन 30, अगर फ्रेश पुदीना है तो वो कम इस्तेमाल होता है, उसके आप 10 से 15 पत्ते ले लें। और स्प्राइट ले लें तकरीबन हाफ गिलास स्प्राइट का हो और आइस हो आपके पास हाफ गिलास। तो आपने सबसे पहले उसमें डालने स्प्राइट डालनी है। ब्लैक पेपर यूज होता है? ब्लैक पेपर नहीं, मार्गरीटा में वो नहीं होता। मिंट मार्गरीटा में नहीं होता? जी जी जी। सबसे पहले आपने उसमें स्प्राइट डालनी है ब्लेंडर में। उसके बाद साल्ट डालना है आपने। साल्ट कौन सा? कोई भी साल्ट डालने हैं। अगर आप दूसरे वाला करना चाहें, अगर हाजमा के लिए बनाना चाहें तो फिर ब्लैक साल्ट वो अच्छा रहता है। ठीक है। और मुझे ये भी बताएं कि इसमें जो लेमन जूस यूज किया जाएगा उसका क्या फायदा होगा? क्योंकि लेमन जूस चिकन की स्मेल को खत्म करने का स्मेल को खत्म करता है और चिकन को सॉफ्ट करता है। जैसे दही हो गया और लेमन जूस इस टाइप की सिरका हो गया, चिकन को सॉफ्ट करता है। अच्छा, इसके साथ साथ चिकन पाउडर हम हर रेसिपी में यूज कर रहे हैं, इसका क्या मकसद होता है? चिकन पाउडर जो है ना, पहले चाइना साल्ट की जगह यूज किया जाता है, ये तो आपने बताया था, लेकिन इसका मकसद क्या होता है यूज करने का? टेस्ट बिल्ड करता है? टेस्ट बिल्ड करता है। वैसे जैसे पहले जो है ना हमारे खाने बहुत ज्यादा स्पाइसी होते थे, अब लोग स्पाइस खाना बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम स्पाइसी खाने खाते हैं। तो इस वजह से चिकन पाउडर है वो टेस्ट को अच्छा कर देता है और जो स्पाइस का जो लेवल होता है ना, बहुत ज्यादा तेज मिर्चें उनको कम करता है और आपको खाने में पानी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप स्पाइस भी खा रहे हैं और पानी भी जो है ना ठीक है, ठीक है, आप नहीं मांगेंगे। जैसे लोग अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने हो तो पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, स्प्राइट वगैरह लेना पड़ती है था। अच्छा, अभी काफी हद तक ये लगता है तैयार हो चुका है और धुआं काफी उठ रहा है इससे, तो मेरा ख्याल है अब इसमें दीगर मसाला जात और चीजें जो है वो ऐड करनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसे रेडी करें और हमारे साथ माजूद चाहूंगा। आज धुआं काफी उठ रहा है वैसे इससे, और हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद होंगे, मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से गुफ्तगू करेंगे उनसे, क्योंकि दिन ब दिन मीडिया पे सवाल जो है वो काफी ज्यादा आता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग जिन्होंने डिग्रियां कर रखी हैं इसकी और इस फील्ड में आगे जाना चाह रहे हैं, उनके लिए मौके वैसा नहीं मिल रहे, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो मौजूद थे वो भी बंद होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए आज हमारे साथ एहसन बिलाल बाजवा मौजूद होंगे जो कि कालम निगार हैं, और उनके साथ साथ मेरी भाई जानब राना जाहिद इकबाल मौजूद हैं जो कि सदर हैं कॉलमिस्ट क्लब फैसलाबाद के। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं जनाब। खाने बड़े जबरदस्त हमने तैयार किए हैं, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जाहिद साहब से पूछना चाहूंगा, मीडिया पे जो सवाल चल रहा है इस हवाले से क्या कहेंगे आप? गवर्नमेंट का कितना इकदाम है इसके अंदर, कितना हाथ है? शुक्रिया। एक तो आपने मैं बताऊँ कि बहुत ही ये अहम मौजू है। आज कल मीडिया के हवाले से आप देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 सालों से मीडिया में से लोगों को फारिग किया जा रहा है, बहुत सारे लोग, और इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा गवर्नमेंट की हम देखते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी मीडिया पर कदगनें लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से चैनल भी और मुख्तलिफ अखबारात भी मजबूर हैं अपने स्टाफ शॉर्ट लिस्टिंग करने में। बल्कि पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि आप बड़ी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं, लग रहा है कि कोई अच्छा सा खाना बन रहा है कोई। बिल्कुल जी, आज हमारे शेफ जहांगीर जो हैं वो जलफ्रेजी को तैयार कर रहे हैं, और जहांगीर आपकी डिश के हवाले से कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो गए हैं कि स्मेल बहुत अच्छी आ रही है और खुशबू जो है वो पूरे स्टूडियो में फैल चुकी है। तो मुझे ये बताइएगा, कॉलमिस्ट जो होता है उसने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करना होता है, सच्चाई को माशरे के सामने दिखाना होता है, लेकिन उसे कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो दिखाएगा, और प्लेटफॉर्म जो है वो दिन ब दिन बंद होते अब चले जा रहे हैं। क्या कहेंगे सवाल? बिल्कुल आप नाम दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया पे बहुत सवाल है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि आज से 30 साल पहले पाकिस्तान पंजाब में ख़ास तौर पर एक पंजाब यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और एक कादिर यूनिवर्सिटी, जहां से लोग मैं अपना
मैस कम्युनिकेशन तो तब कहा करते थे, इससे एमए जर्नलिज्म कहा करते थे, तो लोग निकलते थे, वो लोग खप भी जाते थे, उन्हें जॉब भी मिल जाते थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी थी। अब सबसे जो बड़ा मसला आजकल है कि बहुत सारे इदारे हो गए हैं, फैसलाबाद से बेशुमार लोग निकलते हैं मैस कम्युनिकेशन करके, लेकिन उनके लिए जॉब नहीं है। जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे बड़ा फील होता है कि ये बच्चे क्या करेंगे, ये नए निकलने वाले कहाँ काम करेंगे, इनके लिए कहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बल्कि मैं मैस कम्युनिकेशन करने वाले कई बच्चों को देखा है, वो अपने तब्दील कर चुके हैं, किसी ने लॉ कर लिया है, कोई किसी तरफ चला गया है। बल्कि जिस पैशन के साथ वो इस शोबे में आना चाहते थे, उन्होंने तालीम हासिल की, लेकिन उनको वो मौके मुयस्सर नहीं आए, मौके मुयस्सर नहीं आए उनको। हमारे साथ एहसन बिलाल भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। एहसन, क्या कहेंगे आप? बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते थे, मौके पहले बढ़ते चले जा रहे थे और अब कम होते चले जा रहे हैं। अच्छा, मेरा यहाँ थोड़ा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जाहिर साहब से मुख्तलिफ है। मेरे नज़दीक मौके पहले भी उस तरह नहीं थे, ख़ासतौर पर जब हमारे यहाँ मीडिया इंट्रोड्यूस करवाया गया 2002 में, और उससे पहले जब जितने भी अखबारात वगैरह का सिलसिला था, तो हमारे यहाँ उस तरह की डिग्रीज भी नहीं थी। लेकिन खासतौर पर अगर मैं आज देखता हूँ तो जबकि सोशल मीडिया है, हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अब नौजवान के लिए सिर्फ किसी अखबार में लिखना जरूरी नहीं है, वो ब्लॉग लिख सकता है, वो अपनी एक डिजिटल वेबसाइट बना सकता है। हमारे यहाँ बहुत सी ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लिख सकते, बल्कि इंटरनेशनल इदारे पाकिस्तान में आ गए हैं जिन्होंने अपनी उर्दू की डिजिटल वेबसाइट शुरू कर दी है, जैसे इंडिपेंडेंट उर्दू है, उर्दू न्यूज़ है, हमारे यहाँ DW है, BBC जैसे बड़े इदारे हैं। तो ये है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसका रुझान बहुत कम है। हम समझते हैं कि मीडिया सिर्फ टेलीविजन है या मीडिया सिर्फ अखबार है। इस नैरेटिव को चेंज करना पड़ेगा कि जो डिजिटल मीडिया है, जिसके ऊपर दुनिया बहुत तेजी से शिफ्ट कर रही है, हमें भी उसके ऊपर शिफ्ट करना है। और अपॉर्चुनिटीज बेइंतहा है। मैं नौजवान, क्योंकि मैं खुद नौजवान हूं और गुज़िश्ता को 5 बरस से इस शोबे से वाबस्ता हूं, तो मैं उन्हें कहूंगा कि घबराएं नहीं, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी अपॉर्चुनिटी कब अवेल करनी है। और इस हवाले से हमारे यहाँ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, फिर वहीं मैं आ जाता हूँ कि यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को उसकी ओरिएंटेशन ही नहीं उनकी उस तरह की जाती कि वहां भी हमें यही बताया जाता है कि अच्छा टेलीविजन है मीडिया या फिर अखबार है। उन्हें डिजिटल मीडिया के बारे में नहीं बताया जाता, उन्हें नहीं बताया जाता कि और जो प्लेटफॉर्म्स हैं या इनके अलावा आप खुद से भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। सैकड़ों नौजवान मौजूद है। डिजिटल आप मीडिया के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, इक्का दुक्का लोग हायर कर लेते हैं, जैसे बड़े चैनल्स हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं, वो एक शहर में एक बंदा रख लेंगे और साथ में एक कैमरामैन रख लेंगे, जो बाकी सैकड़ों बचेंगे वो कहाँ पे जाएंगे? अच्छा, यहाँ ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। अब देखिए, क्योंकि मेरा जो वैसे तो मेरा ताल्लुक चनौर से, लेकिन मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, तो यहाँ रोज इस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। जैसे आप और मैं हैं, हम बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि यार अच्छा एक और नया प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक नया आइडिया जनरेट करते हैं, कुछ जो है क्रिएटिव कुछ करते हैं। तो उसके लिए ये नहीं है कि आप और मैं कर रहे हैं, मैं इंडिविजुअली भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मतलब ये जो आपने जो कि आप कह रहे हैं 2 लोग वेबसाइट बना लेते हैं, लेकिन वो जब वेबसाइट रन करेंगे और इन द लॉन्ग रन वेबसाइट फ्लरिश करेगी तो उन्हें और लोग भी तो चाहिए। वो आप और मैं हो सकते हैं, हमारे जैसे और कई नौजवान हो सकते हैं, लेकिन इस एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे यहाँ डिजिटल मीडिया के लिए। मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप एक्सेप्ट करें कि वो भी एक मीडियम है और वो भी मीडिया है। पेरेंट्स की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस तो आती हैं नौजवानों को, क्योंकि घर भी चलाना होता है उन्होंने, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री में उस तरह से जॉब्स भी नहीं है और पेज भी नहीं है, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको। बिल्कुल दुरुस्त है। खासतौर पर हालिया कुछ अरसे में हमारे यहाँ जो मीडिया का स्ट्रक्चर चेंज हुआ या फिर नई आने वाली जो गवर्नमेंट की उसकी जो कुछ पॉलिसीज थी, तो वाकईतन बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, खासतौर पर मीडिया इंडस्ट्री में। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा नौजवानों को कि आप पैरेलल जो आपकी इनकम के जरिए हैं आप उनके तरफ भी जाएं, सिर्फ मीडिया के ऊपर रिलाय ना करें। एहसन के अलावा हमारे साथ राना जाहिद इकबाल साहब भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। हुकूमत को किस नज़र से देखते हैं? कॉलमिस्ट जो होता है वो काफ़ी गहरी नज़र रखता है मौजूदा सूरत हाल पे। आप क्या समझ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरी की तरफ जा रही है या जस्ट झूठे वादे करके गवर्नमेंट में आई? ये ना थोड़ा सा इसका लंबा जवाब होगा। जी आप बुनियादी तौर पर अगर आप देखें गुज़िश्ता 70 सालों में जो बुनियादी काम होने वाले थे वो नहीं हुए। अब अगर आप समझते हैं कि वो जो भी गवर्नमेंट आई है और वो चंद दिनों में वो काम कर दे, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आप देखें, मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को जानता हूं, जो भी सियासत में आया वो बिलियनर हो गए, और जबकि जितने भी दूसरे लोग हैं वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो बुनियादी तौर पर जो बहुत काम होने वाले हैं, सियासतदानों ने उस अंदाज में काम नहीं किया, हमारे हुक्मरानों ने, माजी के हुक्मरानों ने उस अंदाज में उस पेस को लेकर नहीं चले, जो बुनियादी ज़रूरियाती तरजीहात का तयन नहीं किया,
इसी वजह से मैं मसाइल आ रहे हैं। मौजूदा गवर्नमेंट, मेरे ज़ाती ख्याल में, मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने ICMA किया है, मैं इकोनॉमिक्स किया, मेरा एक ऐसा कैरियर भी है साथ में। मैं सिर्फ उस हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूं कि मौजूदा हुकूमत की जो तरजीहात हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन अब ये हम सब, मैं बल्कि ये कहता हूं कि जितने हमारे मुल्क में मसाइल हैं, हमें सब सियासतदानों को, बल्कि पूरी कौम को, दानिश्वरों को, सबको मिलकर एक इमरानी माहिदा करना चाहिए जिसके हमने इस कौम को आगे लेके जाना है। हमने किसी की टांग नहीं खींचनी, हर मौका देना है काम करने का, उनकी अच्छी पॉलिसीज हैं उनको फेवर करना है, ताकि आने वाले वक्तों में हमारे जो जैसे अभी आप कह रहे हैं कि हमारे मीडिया के और दूसरे लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं है, बेरोजगारी की इंतहा है। मैं आपकी बात से, महंगाई भी बहुत है इन हालिया दिनों में, लेकिन अगर आप इनके देखें तो यूरोप, अमेरिका में भी यही, अमेरिका में बेरोजगारी देख लें आप। ट्रंप का क्या हुआ है? ट्रंप की बहुत अच्छा उसका जा रहा था, आपको पता है, अब 2, 3, 4 साल बड़ा अच्छा गया है, लेकिन ऐसा ये कोविड-19 आया है कि ट्रंप बेचारा अब हार रहा है। आज यही खबर है, बल्कि मैंने तो आर्टिकल लिख भी दिया है इस पर कि अब यही सूरत बन रही है कि जो बाइडन आ जाएगा। तो यही सूरत कि आपको अब देखना पड़ेगा कि हमने इस कौम को कैसे आगे लेके जाना है। बहुत सारे मसाइल आप देखें, जैसे पेंशन है, हमने गुज़िश्ता कई सालों में हमारी गवर्नमेंट देखे, जिस मुल्क का 3-4 हज़ार अरब का रुपए का वो खरब रुपए का बजट है, वहां पे 500 अरब के लगभग पेंशन चली जाती है, जिसमें बिल्कुल अगर आप उसका माइन्यूटली उसको एनालाइज करें तो वो बिल्कुल उसका तरीकाकार ठीक नहीं है। तो अब अभी बहुत से कामों में हमें जीरो से दोबारा स्टार्ट करके एक अच्छा लेना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं, जैसे गवर्नमेंट देखें, अगर आप एक चीज देखते हैं कि आप जिस रोड पे भी चले जाएं, ये कॉलोनीज बन गई हैं, डेवलपरों ने जगह खरीदी है, वहां पे ना घर बना ना कुछ, ना गरीब के लिए घर बनाना मुश्किल हो गया है। चलें जी, इसी मौजू के ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ एहसन बिलाल मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। एहसन बताइएगा, आपने करियर का आगाज कहां से किया, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। बुनियादी तौर पर तो मैं एक बड़ा एवरेज से स्टूडेंट था, जिसके लिए इम्तिहान में पास होना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन वो कहते हैं ना, हर किसी शख्स की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट होता है जहां से उसकी जिंदगी अक्सर बदल जाती है। तो एक टर्निंग पॉइंट मेरी जिंदगी में भी ऐसा आया जहां मैंने जिंदगी को किसी नए रुख से देखा, और उसके बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया। जो स्टार्ट किया था वो ब्लॉगिंग से किया, उसके बाद लोकल जो न्यूज़पेपर्स थे उनमें किया, फिर नेशनल न्यूज़पेपर्स तक आए। इसी दौरान मैंने एक महानामा अजीज के नाम से बतौर चीफ एडिटर 18 साल की एज में अपना एक महाना रिसाला निकाला, जो मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन समहाउ अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था, तो वो खत्म हो गया। तो प्लेटफॉर्म्स थे, बहुत अच्छे लोग मिले, आपके तरह नौजवान थे जो पढ़े लिखे थे मीडिया में, जिन्होंने सपोर्ट किया। ऑल्दो कि हमारे यहाँ एक थोड़ा अजीब से एटीट्यूड वाले सहाफ़ी भी हैं, तो उनसे अगर नौजवान बच जाएं और उन्हें कोई अच्छा जो है वो मोटिवेट करना मिल जाए, मेंटोर मिल जाए, तो बहुत से मौके हैं। और अब नए नौजवान, हालांकि बहुत ज़्यादा नौजवान लिख रहे हैं, खासतौर पर जो इंडिपेंडेंट उर्दू जैसे या डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर। सोशल मीडिया को यूटिलाइज कर रहे हैं आप? मैं सोशल मीडिया को मैं अनफॉर्चुनेटली यूटिलाइज नहीं कर रहा। मेरा जो मेन फोकस असल में जो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया के लिए लिखना है वो अखबार से बहुत मुख्तलिफ होता है। आपको जब आप अखबार में लिखते हैं तो आपको बड़ा संजीदा होकर लिखना पड़ता है, आपको अखबार की पॉलिसीज देखनी पड़ती हैं, आपको रियासत का रवैया देखना पड़ता है, आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन आप जब सोशल मीडिया के लिए लिखते हैं तो फिर वहाँ कदगनें कम होती हैं, वहाँ जो है रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं। तो मैं फिलहाल क्योंकि किसी इदारे से वाबस्ता हूं, तो इस वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं उस तरह नहीं लिख रहा जिस तरह कि मैं अखबारात में लिखता हूं। वैसे आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों के अंदर जो तालीम देनी चाहिए उसमें सोशल मीडिया के साथ किस तरह से इंटरेक्शन होनी चाहिए, कैसे उस पर लाइक्स और सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ाने की दौड़ होनी चाहिए, इसके ऊपर भी क्लासेस होनी चाहिए ताकि लोग अब शिफ्ट वहां पे हो सके? सर बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं 100% आपसे एग्री करता हूं कि हमारे यहाँ बहुत जरूरी है लोगों को बताना कि सोशल मीडिया क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कम और गलत ज्यादा होता है।
तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर जो खासतौर पर जो मीडिया की डिग्रीज हैं उनमें सोशल मीडिया के हवाले से एक स्पेसिफिक कोर्स होना चाहिए जहां जो तालिब इल्म हैं उन्हें बताया जाए कि इनका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और फिर हमारे यहाँ क्योंकि साइबर क्राइम है और साइबर लॉज भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं तो लोगों में इस वक्त इसकी आगाही बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज करना सोशल मीडिया पर दुरुस्त है और कौन सी चीज सोशल मीडिया पर अगर की जाएगी तो वो कानूनन जुर्म तस्लीम की जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे, सोशल मीडिया को किस नज़र से देखते हैं आप? सोशल मीडिया बुनियादी तौर पर लोगों को इस पे अब एतबार नहीं। अब देखें कि फेसबुक की बहुत सी व्हाट्सएप ऐप्स हैं, व्हाट्सएप है जैसे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये सब देखें आपको 1 मिनट में आपको मौका है कि आप जो मर्जी पे चढ़ा दें, जो मर्जी देख लें, जहां जो अपनी राय है इसको जिस तक मर्जी पहुंचा दें, दिन रात किसी पहर भी आपकी हर चीज़ हो जाती है। लेकिन आप देखें कि इसको हम अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, खास तौर पर पाकिस्तान के नौजवान इसका वो यूटिलाइजेशन इसकी उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। ये और एंगल में लेके जा रहे हैं इस पे, और ज़्यादा मैं बल्कि यहाँ पे कहूँगा कि बहुत सारे मामलात में इस तरह की हरजाशाही हो जाती है कि वो बात कहीं से कहीं निकल जाती है। तो ज़ाहिर है अभी हमें इस पे आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर अब दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन हमें देखना पड़ेगा, हमें नौजवानों को तरबियत भी देनी पड़ेगी। फैसलाबाद के कौन से अहम मसाइल देखते हैं जो आपको नजर आते हैं कि इसे फिलफौर हल होना चाहिए? फैसलाबाद में बुनियादी तौर पर तो मैं जो मीडिया के हवाले से एक बात करनी चाहूंगा कि यहाँ पे वो छोड़ दें आप, अगर क्योंकि ऑब्जर्वर नहीं वो उसके रिलेट करता है, हाँ, उसके साथ रिलेट करता है, आप ऑब्जर्व करते हैं ना, जी, आपने ऑब्जर्वेशन अपनी बिल्कुल मैं उसी से रिलेट उसी में बात शुरू करूंगा। यहाँ पर बुनियादी तौर पर ये हो रहा है कि जितने भी अखबारात हैं वो लोकल लेवल पे उनके जो खबरें लगती हैं वही पेपर्स यहाँ पर आते हैं, जो जैसे बड़े बड़े अखबार आते हैं पाकिस्तान की एक कैटेगरी से अखबार आते हैं, जो उसका हमें नुकसान क्या हो रहा है, जो भी यहाँ पे मसाइल होते हैं वो लोकल इंतजामिया डीसी कमिश्नर के नोटिस में आते हैं। जो अपर लेवल की गवर्नमेंट है जैसे पंजाब में चीफ सेक्रेटरी है, जैसे वजीर आला है, इनके आता नहीं, और इसका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। फैसलाबाद में देखें कि 50 लाख की आबादी है शहर की, अगर हम सोनीज लगा लें तकरीबन 1 करोड़ पे इसकी आबादी चली जाती है, लेकिन इसके मसाइल आपको हर तरफ देखें मसाइल ही मसाइल है। यहाँ पर अब कौन से ऐसे मसाइल है जो आप ऑब्जर्व करते हैं जिनको फौरी हल होना चाहिए? इस वक्त तो सड़कों की सूरत हाल बहुत बुरी है जहाँ पे, और मैं एक चीज उस पर काम होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, हर काम इमरान खान ने नहीं करना होता। जहाँ पे सड़कें बनानी होती हैं, हम नहीं बनानी है, हमने नहीं, उसमें देखें फर्ज किया कहीं पे सड़क टूट गई है थोड़ी सी, तो क्या पैचअप लगाना वज़ीर आला पंजाब का काम तो नहीं है? जो तुम्हें लोकल इंतजामिया का काम है वो देखे, वो पैचअप लगाए। और इंतजामिया को किसने पकड़ दकड़ करनी है, उनको जोर किसने डालना है? ज़रा मीडिया तो डालता रहता है, मीडिया तो आवाज बुलंद करता रहता है। मीडिया के कहने पे तो नहीं ना करेंगे, ये MP MNS जो मुतलका होंगे उनके कहने पे या गवर्नमेंट नुमाइंदगान? मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट के नुमाइंदगान को ये काम नहीं करने चाहिए। गवर्नमेंट के नुमाइंदगान को पॉलिसी मेकिंग में ये दरअसल बुनियादी तौर पर जो इमरान खान कहते हैं ना कि लोकल बॉडीज, ये लोकल बॉडीज की जो पॉलिटिशियंस होंगे वो ये काम करेंगे। लोकल बॉडीज को बनने ही नहीं दे रहे, तो भी इंतजामिया काम, इतने ऑफिसर्स हैं, देखिए आप जगह कितने डिपार्टमेंट से, आप वासा चले जाएं, FDA चले जाएं, आप लोकल गवर्नमेंट चले जाएं, PIJ चले, बजट तो बड़े हैं, ये बस काम करना हो तो ये इन्हीं की प्रपोजल्स पे सारे बजट मिलते हैं। अब ये इनकी बातें तो अब ऐसे ही हैं, जिसने काम नहीं करना। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, काम बजट बड़े होते हैं, बजट ये ले भी सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं, ये प्रपोजल बना भी सकते हैं। बुनियादी तौर पर मैं जो देख रहा हूँ, ये गवर्नमेंट, ये जो अब इंतजामिया है, ये इस गवर्नमेंट से कुछ खास ताउन नहीं कर रही पूरे पाकिस्तान में। मेरी ये जाती राय है, मैं समझता हूँ ये दायरे कैसे आपका किसी का ताल्लुक, मेरी जाती राय, मैं कुछ डिस्कस भी करता रहता हूँ, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान लेवल पे। बुनियादी तौर पे ये लोग, किन ऑफिसर्स के साथ आपने डिस्कस किया और उनका आगे से क्या कहना? मैं अभी नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैंने ओहदा बता दें, मैंने सीनियर लेवल पे टॉप मैनेजमेंट जिसको आप कह सकते हैं, उनसे भी मेरा डिस्कशन हुआ है। ये जो लोग हैं, ये मैं अब ज़रा उतनी बात नहीं यहाँ पे बैठ के कर सकता, पहली गवर्नमेंट थी उसका एक अंदाज था, उसके साथ ये मिलकर काम करते थे। वो यानी आपका ये मैं कहना नहीं कुछ चाह रहा, मैं रुक रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी बातें करने वाली, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंतजाम जो हमारी मैनेजमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, या पूरे पाकिस्तान में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको अदारों हेड्स को काम करना चाहिए। ये जो काम आप MN MPS के बता रहे हैं वो नहीं, उन्हें लेजिस्लेशन करनी चाहिए। जब तक हम इस लेवल पे नहीं जाएंगे, लेजिस्लेशन होती नजर आ रही है आपको कहीं पे? नहीं हो रही, क्योंकि आपको मौजूदा गवर्नमेंट के पास उतनी मेजॉरिटी नहीं है, और आपको देखें कि मामला जो पार्लियामेंट के किस तरफ जा रहे हैं, तो इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट अब उन मामलात को देखे कि मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, बहरहाल मेरी आवाज़ तो बहुत छोटी है,
लेकिन अच्छा, नौजवान नस्ल के हवाले से क्या कहेंगी? आजकल किताबों से दूर होते चले जा रहे हैं, सोशल मीडिया जब से आया है विजुअल इफेक्ट्स पे ज्यादा काम करते हैं, पढ़ने की तरफ कम जाते हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये ऐसे है कि देखें कि आप एक वक्त था आप चीज को आंखों से उसकी तस्वीर लेते थे, पेज पढ़ रहे हैं आंखों से वो दिमाग तक जाती थी वो चीज। अब क्या हो रहा है, वही चीजें हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका बहुत लॉस है। बच्चे लाइब्रेरियों में, मैं हैरान होता हूं कि लाइब्रेरियों में भी जाके लैपटॉप पे काम कर रहे हैं वो, बजाय कि वहां पे बुक्स देखें, बुक्स निकालें, बुक्स पढ़ें। जितना अदब पढ़ने से जज़ब होगा ज़हन के अंदर, वो देखने से नहीं होगा। ये एक किताब, मैं यहां पे कहता हूं कि एक लड़का, एक बच्चा, एक फर्द एक किताब ध्यान से पढ़ ले, वो देख लेगा कि उसका इफेक्ट क्या उसको आया है, वो विद इन नो टाइम वो देख लेगा। लेकिन अब ये बच्चों में पढ़ने का रुझान बिल्कुल खत्म हो चुका है। लाइब्रेरीज में ना कोई किताबें ले रहा है, वैसी पढ़ी हैं, उन पर गर्द पड़ी हुई है। ऐसा ना, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ जाहिद साहब से, लेकिन देखिए किसी भी शख्स की अगर वो कामयाब होना चाहता है किसी भी पेशे, किसी भी शोबे में, तो किताब भी नहीं बहुत ज़रूरी है, मुतालिया बहुत ज़रूरी है। मैं जो भी हमारे इस वक्त नौजवान हमें सुन रहे हैं, मैं उन्हें यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप किताबें पढ़ें। ये जो किताबों में जो नॉलेज है ना, वो आपको यूनिवर्सिटी की किताबों से नहीं मिलेगा। आप अदबी किताबें पढ़ें, आप फिक्शन पढ़ें, अब दीगर जिस किस्म की आप, जो आपका जो इंटरेस्ट है उस हवाले से किताबें पढ़ें, लेकिन किताबें पढ़ें। ये जो नॉलेज आपको किताबों से मिलेगा, ये कहीं भी नहीं मिल सकता। मैं खुद ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अगर मैं मेरे अंदर कोई कमी है या कोताही है, वो यही है कि मुझे किताब गिनी का शौक नहीं है। ये अपने अंदर अगर आप ये शौक बेदार कर लें तो आप कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे अब सॉफ्ट फॉर्म्स में भी बहुत सारी बुक्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, अगर लैपटॉप का यूज करना है तो वहीं से भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल, अब तो देखिए ना, आसानियां, आसाइशें कितनी बढ़ती जा रही हैं। एक क्लिक के ऊपर एक मोबाइल में हमारे पास बेइंतहा किताबें हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि मैं जो लोग किताब बीनी का शौक रखते हैं, मैं उनसे अक्सर बाज़-औक़ात मुलाकात होती है तो पूछता हूँ, वो कहते हैं कि वो सॉफ्ट कॉपीज में वो मजा नहीं है, वो उस तरह उन्हें मजा नहीं आता किताबें पढ़ने का, जो कि किताब खोलने का उसकी महक, सिर्फ उसका चार्म ही कुछ और है, उसका चार्म ही कुछ और वो है। किताब जो सफा खोल के सफा पलटना, वो चीज ही और है। तो सॉफ्ट कॉपीज में वो वाली बात नहीं है जो किताब पढ़ने में है। दूसरा ये कि हमारे एक टीचर्स थे, तो उन्होंने एक नसीहत की कि आप किताब अपनी जेब से खरीद कर लें तो आप उसे लाजमी पढ़ेंगे। अगर कोई आपको बतौर तोहफा देगा या आपको कोई किताब सॉफ्ट कॉपी में फॉरवर्ड कर देगा तो आप कभी नहीं पढ़ेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि किताब खरीद कर लें तो आपको उसकी कदर भी होगी और आप उसे पढ़ेंगे भी। ठीक है। आने वाले वक्त को आप कहां पे देखते हैं मीडिया इंडस्ट्री को? मतलब नौजवान नस्ल के लिए अपॉर्चुनिटीज कम होती चली जा रही हैं। देखिए जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से जैसे जैसे दुनिया सुकड़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली बात है स्क्वीज हो रही हैं। आप जितने मल्टी टास्किंग होंगे, जितने मल्टी टैलेंटेड होंगे, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। आज से पहले होता था कि एक स्क्रिप्ट राइटर होता था तो उसके लिए एक स्पेसिफिक जॉब होती थी, लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो हमें अगर कोई शख्स स्क्रिप्ट राइटर है, वो उसे कैमरा भी यूज करना आता है, वो कैमरे के आगे बोल भी लेता है, तो ही वो कामयाब है। तो आप हर मैदान, हर फील्ड में जो मीडिया से रेलिवेंट है, उनका थोड़ा थोड़ा अगर आपको तजर्बा होगा तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन लेके चलेंगे तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर्वाइवल मुश्किल होगा जी। जाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं। जाहिद साहब, हमारे अगर फैसलाबाद के लॉ एंड ऑर्डर्स की सिचुएशन को देखा जाए, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब, हमारी डिश जो है वो रेडी हो चुकी है और इसका अरोमा जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है पूरे स्टूडियो में। तो जैसा कि शेफ़ जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शेफ़ तैयार हो चुका है मुकम्मल तौर पे? तैयार हो चुका है। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं नाज़रीन कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आज जो चिकन जलफ्रेज़ी है इसे तैयार किया गया और मेरे मुँह में पानी की नदियाँ जो है वो बह रही हैं और यूं महसूस हो रहा है कि जैसे ही शो खत्म होगा इसे लाजमी तौर पे टेस्ट करेंगे। तो मुझे शेफ बताइएगा कि इसकी गार्निशिंग किन किन चीज़ों के साथ की गई है? वेजिटेबल्स हैं और एग है, इसके साथ गार्निश की हुई है। बाकी जो है ना वो जनाब मैंने टेस्ट किया, बड़ी मज़ेदार और ज़बरदस्त जो है वो आज डिश तैयार की गई है। अच्छा, एग्स के अलावा और भी चीज़ों के साथ गार्निशिंग की जा सकती है? इसको प्रेजेंटेशन है ना, जी जी जितना भी बेहतर कर सकें इसे कर सकते हैं और इससे आप इसकी खूबसूरती को निखार सकते हैं। जी बिल्कुल निखार सकते हैं।
रेस्टोरेंट्स में अगर बात की जाए तो मजीद इसको खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है? खीरे लगाए जा सकते हैं इर्द गिर्द और लेमन कट करके रखा जा सकता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट धनिया की गार्निशिंग की जा सकती है। जी, जी। वैसे मैं भी काफी हद तक शेफ बनता जा रहा हूँ, बिल्कुल। मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना, और बिल्कुल, छठी हिस्स जो है वो आपकी काम करती है। तो इस हवाले से जनाब आज की डिश हमारी तैयार हो चुकी है और यहाँ पे रोटियां भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो दूसरे शेफ है उनकी तरफ से प्लेस की जा रही हैं और एक मुकम्मल डिश जो है वो तैयार कर दी गई है। ये रोटियां हैं और ये है जलफ्रेजी। इनके साथ जंग जारी होगी लेकिन शो के खत्म होने के बाद। तो मैं चलता हूं, हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनके पास वापस चलते हैं और मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। उनसे पूछते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को आने वाले 5 सालों में वो कहाँ पे देखते हैं। जाहिर साहब क्योंकि कॉलम भी लिखते हैं तो एक कॉलमिस्ट जो होता है उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उसने अपनी छठी हिस्स को इस्तेमाल करते हुए दौरे हाजिर को मुस्तकबिल के साथ रिलेट भी करना होता है। तो उनसे बात करते हैं इस हवाले से। क्या कहेंगे आप, पाकिस्तान को अगले 5 सालों में कहाँ पे स्टैंड देखते हैं? मेरे ख्याल में मौजूदा गवर्नमेंट को तो 2.5 साल तकरीबन रह गए हैं और इसकी पॉलिसीज जो हैं वो बेहतरीन हैं। बहरहाल कोविड-19 की वजह से अपना पूरी दुनिया को मसाइल लाहक हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, ये इन्हीं पॉलिसीज को जारी रखा जाए तो मेरा ख्याल है कि 5 सालों में पाकिस्तान के मैं अच्छा एक मुकाम देख रहा हूँ। और अगर पिछली गवर्नमेंट से कंपेयर किया जाए, आपको ये गवर्नमेंट बेहतर नजर आती है उनसे? अगर आप कंपैरिजन करें तो इस वक्त तो नहीं, ज़ाहिर है महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, लेकिन इसकी कई वजूहात हैं। आप देखेंगे जब भी हम देखते हैं तो सबसे बढ़ के मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क पर कर्जा जात बहुत हैं, बहुत बर्डन बड़ा है। आप देखें कि इकोनॉमिक्स की रूह से हमारे पास चीजें नहीं बन रही, प्रोडक्शन नहीं हो रही, प्रोड्यूस नहीं हो रही। हम वो बात की बात कर लेते हैं। जी जी। फैसलाबाद के हवाले से आप बताएं कि बल्दियाती निज़ाम जो ख़त्म किया गया वो वर्किंग में था और वर्किंग पोजीशन में बहुत सारे काम कर रहा था। जब उसे ख़त्म किया गया दूसरे बल्दियाती निज़ाम को लाने के लिए, वो तो नहीं लाया गया, एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठा दिए गए, उसकी वजह से बहुत नुकसानात हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो फैसला किया गया था वो दुरुस्त है या गलत है? नहीं, जो बल्दियाती निज़ाम को रोका गया, जो उसको ख़त्म किया गया, वो तो ठीक नहीं था, लेकिन उनको भी काम नहीं करने दिया जा रहा था। ना ही तो पिछली गवर्नमेंट उन्हें काम करने दे रही थी, ना इस गवर्नमेंट उनको फर्ज में कुछ भी नहीं कर रहे थे। आपको बताइए फैसलाबाद के यहीं भी ये जो बल्दियाती नुमाइंदे थे वो कोई काम नहीं कर रहे थे, ये तो सभी को पता है। लेकिन अगर होना तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गया। अब इनको चाहिए कि इलेक्शन करवाएं, इंतखाबात करवाएं। जो भी चाह रहे हैं वो लोकल बॉडीज का जो भी कानून में तब्दीली चाह रहे हैं उसको लाकर तो काम ही नहीं करना था। मैं पहले ही कह रहा था ये काम भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ऐसा सोशल मीडिया का जहां पॉजिटिव यूज है वहां पे नेगेटिव यूज भी किया जाता है। टिकटॉक से बहुत सारे लोग स्टार्स बने और टिकटॉक की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनकी वजह से टिकटॉक बंद हुआ। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग जो इससे मारूफ हुए, जिन्हें फेम मिला, उनमें से 50% तो लोग डिजर्विंग थे, लेकिन जो बकिया 50% थे वो समझ लें कि बाय लक या बाय चांस उन्हें फेम मिल गया। मुझे नहीं लगता कि स्लोमोज बनाने से या फिर वो दीगर जो भी वहाँ वो जो सो कॉल्ड एक्टिंग है उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को बड़ी दिलकश लगी या फिर उसमें कुछ ऐसा था कि जिससे उन्हें फेम मिल जाता। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, ऑडियंस डिपेंड करती है कि आपकी वो वीडियोस कौन देख रहा है। तो टिकटॉक की ऑडियंस बुनाई तौर पर बहुत डिफरेंट है। जो टिकटॉक मतलब जो हमें टेलीविजन के ऊपर देखते हैं या जो अखबारें पढ़ते हैं या फिर जो ट्विटर यूज करता है या फिर जो यूट्यूब देखता है, उसकी ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट है। जो लोग टिकटॉक यूज करते हैं वो ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से जो लोग उस वो ऑडियंस है टिकटॉक की, उन लोगों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो उनके नजदीक में भी वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है जो कि स्लोमोज में लोग चल रहे हैं, जो डिफरेंट जो भी चीजें कर रहे हैं। लेकिन अगर संजीदा होकर उन वीडियोस को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई ऐसी चीज है जिससे लोगों को 10-10 मिलियन फॉलोअर्स मिल जाएं या कुछ और हो जाए। हालांकि माशरे में मुझे 10 मिलियन फॉलोअर्स तो एक ही बंदी के हैं, वो जन्नत मिर्जा है, तो लगता है डायरेक्टली हिट आप जन्नत मिर्जा को कर नहीं, मुझे जन्नत मिर्जा खैर क्योंकि वो हमारे फैसलाबाद से हैं तो ऐसा कोई खास उनसे इख्तलाफ नहीं है। मैं ओवरऑल एक जनरल बात कर रहा हूं। चले जितने भी और जिनके 5, 6, 7, 8 मिलियन है जिन लोगों की, अगर उनकी भी बात की जाए तो देखिए माशरे में मनफी या गैर इखलाकी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। आज से देखिए वो जो चीजें टिकटॉक पे हो रही हैं, क्या वो टेलीविजन पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
तो ऑब्वियसली बात है हमने वहां स्पेस दिया उन लोगों को कि वो फ्रीली कुछ भी करें, जो कि मुझे लगता है आने वाले दिनों में या फिर आने वाले चंद एक आध साल में बहुत खतरनाक हद तक जो है माशरे में बुराई फैल सकती है। लोग टिकटॉक के ऊपर व्यूज के लिए या लाइक्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी से मुराद कुछ भी है। तो ये चीजें जो है गवर्नमेंट को देखनी पड़ेंगी, या फिर जो लोग संजीदा हैं उन्हें इसके ऊपर अच्छा, policy सोशल बनानी मीडिया पे पड़ेगी। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ी गर्दिश करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना रहता है और वो इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जाती। पिछले दिनों शेर मियादाद फैसलाबाद के अंदर आए थे, फायरिंग हुई उन पे, डकैती के दौरान फायर भी उनके एक लगा। अब सोशल मीडिया पे कई दिनों से ये बात जो है वो गर्दिश कर रही है कि शेर मियादाद जो है वो इंतकाल कर गए। अब वो रोजाना कोई ना कोई नई पोस्ट जो है वो लगा देता है, उसकी वजह से अब उनके घर वाले बेहद परेशान हैं, उनको फोन कॉल्स और पता नहीं क्या क्या। इवन कई दफा उनके बेटे ने भी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे अपलोड की कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, आप ऐसी खबरों पे नजरें और आंखें जो हैं वो बंद रखें। तो इसके बावजूद भी वो वायरल हो रहा है और फिर भी उनका कहना है कि कॉल्स आनी नहीं हट रही। आप क्या कहेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो चीजें होती है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से की जाती हैं। ये ऐसे नहीं है घर बैठे किसी ने कुछ भी कह दिया, मतलब इसके पीछे ऑब्वियसली बात है, बहुत सी समझ लें कि मीडिया सेल्स होते हैं या वटएवर जो भी होता है। कहने का मकसद ये है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है कि आप जो भी खबर सोशल मीडिया पर रिसीव कर रहे हैं, आपको उसकी सोर्स जो है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, पहले उसके मयार को चेक करना होगा और फिर उसके बाद आपको फैसला करना होगा कि आया वो न्यूज जो है वो दुरुस्त है या फेक है। अगर लोग इस अवेयरनेस के साथ वेरीफाई करने लगेंगे, सोर्स चेक देखेंगे किसी भी न्यूज की, तो फिर मेरे ख्याल से ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये ऑटोमेटिकली दम तोड़ जाएगी। देखिए, जो तरक्की याफ्ता जो मुआशरे हैं वहां इस तरह नहीं होता। हमारे यहाँ तो है जिसके पास मोबाइल है वो कुछ भी लिख देता है, और मजे की बात है कि कुछ भी रिसीव होता है तो हम समझते हैं बस यही हकीकत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। साइबर क्राइम उस तरह से काम नहीं कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए। हमारे यहाँ देखिए, बुनियादी तौर पर साइबर क्राइम क्या, हमारे यहाँ बहुत सी जो ऐसे इदारे हैं जो काम नहीं कर रहे, तो अगर साइबर क्राइम भी काम नहीं कर रहे तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन क्योंकि रिसेंटली लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन के लिए टाइम लगेगा, लेकिन मेरे जो इल्म में कुछ ऐसी इंसिडेंट हैं, ऐसे वाकयात हैं जहां साइबर क्राइम मुतहरिक हुआ और उसने अपनी कार्रवाइयां की। और सोशल मीडिया के ऊपर आजकल एक और चीज बड़ी देखने को मिल रही है कि ऑनलाइन चीजें मंगवा ली जाती हैं, मंगवाया कुछ जाता है, निकलता कुछ और है। सर, ये अब देखिए ना, हमारे यहाँ जो ई कॉमर्स है ये उसके लिए बड़ी खतरनाक चीज़ है। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ी खतरनाक चीज़ है कि वो जो फेक लोग बैठे हुए हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं, जो जेन्युइन काम करने वाले हैं, उनका काम इससे मुतासिर हो रहा है। अब फिर बात वही आ जाएगी कि जो तरक्की इवन इंडिया में जहां ई कॉमर्स बहुत ज्यादा तेजी से फ्लरिश कर रही है, वहां ऐसी चीजें नहीं है। हमारे यहाँ बात फिर वही आ जाती है, आपके वाली के पॉलिसीज हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गलत प्रोडक्ट रिसीव कर लेता हूं तो अब मैं क्या करूंगा उसके बाद? यूट्यूब बहुत सारे लोगों की अर्निंग का जरिया बन रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? यूट्यूब बहुत से लोगों की अर्निंग का जरिया है और ये बहुत एक मुस्बत चीज है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सी कदगने हैं। स्पेसिफिक ऐसे टॉपिक है, खासतौर पर कश्मीर के ऊपर है या इंडिया के खिलाफ कोई ऐसी बात की जाए तो फिर स्ट्राइक आ जाती है। लोग जो 2-2 साल लगाकर मेहनत करते हैं, मोनेटाइजेशन करवाते हैं, सब्सक्राइबर्स आते हैं उनके पास, तो फिर वो एक ही झटके में सब चले जाते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं। तो बात यह है कि यूट्यूब से अर्निंग है, लेकिन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होकर आपको समझदारी के साथ संजीदा होकर काम करना पड़ेगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, अगर आप संजीदा होकर काम करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत से मौके हैं। यूट्यूब बहुत से नौजवानों की रोजगार का जो है वो जरिया है, और हमारे यहाँ ऐसे जो नौजवान जो कि, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो गवर्नमेंट है हमारी वो तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रही, तो यंगस्टर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यंगस्टर्स को बुनियादी तौर पर जितने भी देखने वाले हैं मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ लोग बहुत मायूस हैं इमरान खान से, और वो कहते हैं कि कोई तब्दीली नहीं आई। मेरे नजदीक बुनियादी तौर पर तब्दीली में सबसे बड़ी रुकावट 22 करोड़ लोग हम हैं जो कि तब्दीली नहीं होना चाहते। मतलब हमें बिल्कुल, हमें अपने आप को तब्दील करना चाहिए, उसके बाद तमाम तर चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। एहसन, बहुत शुक्रिया आपका, और जाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो के अंदर आए। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।